नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकां ददत् मृत्युघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिलसन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढ़दावाग्निलीलम्। दोबारा सवाल रिपीट करना गुरुदर्शन जी। जैसे कोई एक पेशेंट महिला पेशेंट था तो उनका केस टेकिंग किया ना वैसे, तो वो आंसू बेग को रोकती है। यानी कि जैसे घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हुआ, खास करके इनका सासू माँ हमेशा इनको डांटती है ना, दिन में 4 बार 5 बार रोती है और अपनी आंसू बेग को धारण मैंने रोकती है ताकि कोई देख ना ले अपने जिसे रोना है तो खुल के नहीं रोना है ना। खुल के रोना मतलब एक प्रकार से उसमें रोने का वो होता है आवाज, एक मन ही मन दुखी होना और खुल के ना रोना। तो उनसे मतलब कि ये पता चला कि ये खुल के नहीं रोती है और आंसू बेग यानी कि जैसे छुपाती है, अपने रोने को छुपाती है। तो इस प्रकार से इनमें प्रतिसाय देखने को मिला और इनको थायराइड देखने को मिला ये पेशेंट में हमें। कौन से वाला एक साल थायराइड जी? ये हाइपो था। हाइपो या हाइपर? हाइपर होना चाहिए। वजन बढ़ रहा था जी, हाँ जी हाँ जी, वजन बढ़ रहा था। वजन बढ़ रहा, हाइपो। ठीक है। देखो आपको क्या लगता है कि थायराइड की संप्राप्ति कैसे बनती है? थायराइड की संप्राप्ति तो समय कई कारणों से बनती है। नहीं मतलब जैसे बुखार में अग्निमंद है तो थायराइड में क्या होता है जी? अग्निमंद होगी गुरुजी। थायराइड में भी अग्निमंद रहती है, अग्निमंद तो रहती है भाई जी। हाँ, इसमें देखो इस महिला को एक तो आपने बोला गुलम है, वो होना स्वाभाविक है जी। क्यों? क्योंकि ये शोक में रह रही है जी, मतलब मन से खुशी नहीं है। तो शोक में है व्यक्ति, भय में है, चिंता में है, तो अग्निमंद रहेगी, वात प्रकोप होगा, अग्निमंद रहेगी। या शोक में अग्निमंद रहेगी जी, अग्निमंद है तो गुलम होना तो तय है जी। जब अग्निमंद है और शोक में रह रही है, वो रुचि के अनुसार खा भी नहीं रही है, जो दुख में रह रहा है बंदा वो खा भी ऐसा ही रहा होगा जी। तो गुलाम होना तो स्वाभाविक है, शौक में है, अग्नि अच्छी नहीं है, रुचिकर खा भी नहीं रही है, बस वो अभी अपना टाइम निकाल रही है शौक में, इसलिए गुलाम होना उसको तय है। अब थायराइड कौन से वाली बन रही है, हाइपो है हाइपर? हाइपो मतलब अगर वजन बढ़ता चला जा रहा है तो इसमें डिपेंड करता है पहले शरीर कैसा है उनका। पहले ही शरीर थोड़ा भारी हो, फिर इस तरह की संप्राप्ति है कि शौक में रह रही है वो, तो अग्नि उतनी अच्छी नहीं है, खाने में रुचि भी नहीं है, फिर खा भी कैसा रही है, गुरु शीतल बासी किस तरह का खा रही है। यहाँ पे अग्निमंद है, आम बन रहा है, बस खा लिया है, कोई ध्यान नहीं है ताज़ा खा रही है कैसा खा रही है, उसके कारण भी वहाँ पे हो सकता है। मेनली यहाँ पे अग्निमंद है जी, उससे संप्राप्ति बन रही है, चाहे वो गुलम हो थायराइड हो। चिकित्सा में ना यही किया था, अग्नि की चिकित्सा किया था, यानी कि अग्नि जो मंद उनकी थी, बहुत काफी अग्नि मंद था। मतलब सुबह के 1 से 2 रोटी और शाम को 1-2 रोटी खा लिया, तो यहीं से मैंने चिकित्सा किया शुरू। तो ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा था कि आश्रु वेग को रोकने से भी इस प्रकार से संप्राप्ति जो ग्रंथों में लिखा गया वो हमें मिला। मैं ये बताना चाह रहा था कि प्रतिसाय है जी, गुल्म है, अग्निमंद है ना, आरुचि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आरुचि भी है और चक्रों का आना है। नेत्र रोग भी आगे इसको हो सकता है, हृदय रोग भी हो सकता है, मनी स्तंभ भी हो सकता है। तो ये सारे बीमारी जो लिखा गया है वो मिलता है जी पेशेंट में, है ना, आश्रु वेग निरोधक में। बिल्कुल जी सही बोला। इस अध्याय को पढ़ने का टारगेट हमारा यही है
कि हम इस अध्याय से निदान कितने पकड़ पा रहे हैं, संप्राप्तियाँ कितनी हम समझ पा रहे हैं, रोगी में क्या-क्या गलतियाँ हो सकती है। कोई रोगी इस तरह का भी आ सकता है जो लगातार शोक में रह रहा है किसी भी कारण से। शोक में रह रहा है तो अग्नि भी उतनी अच्छी नहीं है, अग्नि भी अच्छी नहीं है और शोक में है तो उसकी किसी चीज़ के प्रति रुचि भी नहीं है, यानी अरुचि है। अग्नि नहीं है, अरुचि है, फिर वो जो भी खाएगा गुलाम, ये सब बनना जो आपने संप्राप्ति बताई है वो तय है जी। जी, तो आज का जो क्लास आरंभ करते हैं और आप लोग से निवेदन करते हैं कि कल जो है 15 मिनट पहले क्लास जुड़े, लिंक मैंने सेंड किया था, तो आप लोग कल से थोड़ा ध्यान रखें। जी, शुरू करें। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर 59 पे पढ़ेंगे जी। अभी हम पढ़ रहे हैं चौथा अध्याय अष्टांग हृदयम सूत्र स्थानम, चौथा अध्याय जिसका नाम है कि अधारणीय वेगों को कभी भी जबरदस्ती नहीं धारण करना चाहिए, यानी रोकना चाहिए, जबरदस्ती नहीं रोकना चाहिए। और किस किस तरह के वेगों को रोकने से किस किस तरह के रोग होंगे वो हमने इस अध्याय में पढ़ा है जी। तो ये अध्याय हमारे लिए क्या महत्व रखता है, इसको पढ़ना क्यों जरूरी था, या इससे हमें क्या लाभ मिलेगा। इससे हमें दो चीज़ें मिलेगी। अगर हम स्वस्थ व्यक्ति हैं तो हमने ध्यान रखना है कि हमने इस तरह के कोई वेग धारण नहीं करना है, चाहे कंडीशन भी कुछ भी हो, कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन वेगों को धारण नहीं करना है। और कोई लंबे टाइम तक वेगों को धारण करने की आदत बिल्कुल नहीं बनानी है, तो हम स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम भी इस तरह की गलती करेंगे तो कोई ना कोई व्याधि हमें भी हो जाएगी। अब हम एज ए चिकित्सक वैद्य है तो हमने अपने रोगियों में क्या देखना है जी। रोगियों में भी ये देखना है कि उसका जो रोग बन रहा है वो किसी हेतु विशेष से बन रहा है। अब उसका हेतु कोई ऐसा तो नहीं है जिसके कारण वेग धारण कर रहा हो, उसके कारण वो संप्राप्ति तो नहीं बनी है। तो जैसे हमने दिनचर्या के ऋतुचर्या के बारे में पढ़ा कि उसका समझना, उसका पालन करना अनिवार्य है, नहीं करेंगे तो वहाँ से भी किसी रोग की संप्राप्ति बन सकती है। वेगों को जबरदस्ती धारण किया गया है तो यहाँ से भी किसी रोग की संप्राप्ति बन सकती है। फिर हमने विरुद्ध आहार पढ़ा, मात्रा सीतीय पढ़ा, उसका पालन नहीं किया गया है तो भी बड़े रोग की संप्राप्ति बन सकती है। तो ये सूत्र स्थानम और निदान स्थानम हमें यही दर्शाएगा। इसके अध्याय पूरे हमें जो पढ़ लिया वो माइंड में रहने चाहिए। इस तरह से माइंड में रखने हैं कि जो रोगी हमारे पास कोई भी आ रहा है तो वो इनमें से कोई गलती तो नहीं कर रहा है, इनमें से कोई हेतु तो नहीं बन रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये गलतियां करी है या ऋतुचर्या का पालन नहीं किया गया है, शरीर में दोष हो गए हैं, तो फिर आगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है, आयुर्वेद में चिकित्सा का क्रम क्या रहता है, इसको हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 59 पे कोई भी साथी पढ़ो जी। शोधन की आवश्यकता। जी गुरुजी, शोधन की आवश्यकता। वात पित्त कफ इन तीनों दोषों तथा पुरुष आदि शारीरिक मलों का उचित समय पर संशोधन करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जब दोष अत्यधिक संचित हो जाते हैं तो वे कुपित होकर जीवन का विनाश कर सकते हैं। आगे पढ़ो गुरुजी। क्या कहा गया है जिसमें? इसमें ये कहा गुरुजी कि वात पित्त कफ आदि जो है तीनों दोष हैं जो, और मलमूत्र आदि जो है, इनका समय समय पर हमें संशोधन करते रहना चाहिए। इनके दोष थोड़े बहुत बढ़ गए हैं या घट गए हैं तो उनको ठीक करते रहना चाहिए। नहीं तो जब दोष ज्यादा हो जाएंगे, अत्यधिक ज्यादा संचित हो जाएंगे, ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, वात का हो चाहे पित्त का हो चाहे कफ का हो, तो वो मृत्यु को भी प्राप्त कर देंगे आपको। क्या सभी को शोधन चिकित्सा करवानी चाहिए जी? ना गुरुजी, सभी को तो नहीं है, बस ठीक ठीक दोष हो, मध्यम स्तर के दोष है तो उनको समन चिकित्सा देनी चाहिए, और ज्यादा है यानी कि उग्र अवस्था में पहुंच चुके हैं तो उनकी तो शोधन चिकित्सा होनी चाहिए गुरुजी। जो कमजोर हैं, कृषकाय हैं, उनकी भी शोधन चिकित्सा नहीं कर सकते। जो ठीक ठाक बल जिनका है, या फिर वो पित्त वाले हैं या फिर वो कफ वाले हैं, तो उनका आप शोधन चिकित्सा कर सकते हैं हम सभी। बिल्कुल यही पॉइंट मेन है जी कि हर किसी को शोधन चिकित्सा नहीं करनी है। जो योग्य है उसको ही करनी है, जो योग्य नहीं है उसको बिल्कुल नहीं करनी है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन योग्य है कौन अयोग्य है? सिंपल सी एक तो बात यह है कि जैसे हमने ऋतुचर्या को समझा कि 6 ऋतुएं हैं,
किसी ऋतु में दोषों का संचय हो रहा है, अगले ऋतु में प्रकोप हो रहा है। तो हमने ये देखना है, अगर किसी को दोषों का अत्यधिक दोष बढ़े हुए हैं तो उस स्थिति में तो हमने शोधन चिकित्सा ही करनी है जी। और दोष थोड़ी मात्रा में है तो उस समय पे हमने समन चिकित्सा करनी है जी। तो दोष अत्यधिक बढ़े हुए हैं, वहां समन ही करते रहे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा जी। दोष अत्यधिक बढ़े हुए हैं तो शोधन चिकित्सा ही लाभकारी रहेगी। दोष बहुत ही थोड़े हैं, शोधन कर देंगे तो वो नुकसानदायक रहेगा जी। तो थोड़े दोषों में समन चिकित्सा ही हमने करनी है। तो इस पॉइंट को हमें हमेशा याद रखना है अपनी प्रैक्टिस में, हर समय माइंड में ये रखना है कि कोई भी रोगी हमारे पास आ रहा है तो हर रोगी को हमें शोधन चिकित्सा नहीं देनी है, केवल जिसको ज़रूरत है उसको ही शोधन चिकित्सा देनी है। किसको दे सकते हैं? जिसके दोष अत्यधिक बड़े हो, जिनको शोधन चिकित्सा कराने से शरीर में बहुत ही ज़्यादा कमजोरी ना आ रही हो, ऐसे रोगियों को हम शोधन चिकित्सा करवा सकते हैं। और समन चिकित्सा सबके लिए है, लेकिन इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जहाँ पे शोधन की ज़रूरत है वहाँ शोधन चिकित्सा से ही रिजल्ट मिलेगा, समन से नहीं मिलेगा। और जहाँ समन की ज़रूरत है वहाँ केवल समन ही करानी चाहिए, शोधन करके और शरीर कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए जी। तो इसमें कहा गया है, वात पित्त कफ इन तीनों दोषों तथा पूरी सादी शारीरिक मलों का उचित समय पर संशोधन करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जब दोष अत्यधिक संचित हो जाते हैं, अत्यधिक संचित होने पर ही शोधन करना चाहिए, नहीं तो वो दोष समन चिकित्सा से ठीक नहीं होंगे और बड़ी व्याधि पैदा कर देंगे जी। आगे पढ़ो जी, संशोधन कर्म की प्रशंसा। संशोधन कर्म की प्रशंसा। लंघन एवं पाचन क्रियाओं से शांत किए गए दोष समय पाकर कभी पुनः कुपित हो सकते हैं, किंतु जो वमन विरेचन आदि संशोधन प्रकारों से शुद्ध कर दिए जाते हैं उनका पुनः प्रकोप नहीं होता। वक्तव्य। इसमें क्या कहा गया है जी? इसमें कहा गुरु जी को किसी को लंघन करवा दिया या पाचन आदि आपने दुरुस्त कर दिया, रोगों को शांत कर दिया आपने, तो वो फिर अवसर मिल गया, उस तरह की परिस्थितियां बन गई तो फिर वो कुपित कर हो सकते हैं, नहीं फिर से वो समस्याएं आ सकती है आपको। लेकिन यदि आपने वमन करवा दिया, विरेचन करवा दिया, वही अपना स्नेहन संवेदना आदि करवा करके पूरा ही संशोधन कर दिया, शरीर को पूरी तरह शोधित कर दिया, तो फिर वो जो है रोग दोबारा से प्रकोप नहीं कर पाता। केवल उसी स्थिति में प्रकोप करेगा जब रोगी दोबारा फिर से गड़बड़ियां कर रहा होगा जी। इसमें कहा गया है, लंघन एवं पाचन क्रियाओं से शांत किए गए दोष समय पाकर पुनः कुपित हो सकते हैं। तो इसमें कहा गया है जी कि आपने दीपन पाचन अनुलोमन से दोषों को शांत किया है, तो वो अगर जड़ से नहीं हटाए है तो दोबारा कुपित हो सकते हैं, किंतु जो वमन विरेचन संशोधन प्रकारों से शुद्ध कर दिए जाते हैं उनका पुनः प्रकोप नहीं होता। जैसे कि अनुपम जी, आपने अपनी सासू माँ के लिए दीपन पाचन अनुलोमन किया तो वहाँ से बड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे। फिर मैंने बोला कि आप इनको अचपे भी कराओ और विरेचन भी कराओ। शुरू में शायद आप इतने तैयार नहीं थे, तो वो फिर अपनी भी बात हुई कि एक बार इस ऋतु में बड़ा अच्छा टाइम है, अगर आज आप अचपे का सेवन कराएंगे तो वो और ज़्यादा लाभ करेगा, और वो परिणाम आपने देखा ये फिर कितना अच्छा हो गया है। तो भले ही आपने किसी रोगी को दीपन पाचन अनुलोमन से अच्छा कर दिया हो, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि उसको अगर व्याधि थायराइड वाली थी या बीपी वाली थी या शुगर वाली थी और भारी व्यक्ति है, दीपन पाचन से भले ही गाड़ी पटरी पे आ गई हो, लेकिन उसको फिर संशोधन चिकित्सा आप कर दो जी, जिसको बड़ी समस्याएं हैं। नहीं तो जब तक वो दवाई खा रहे हैं या उसके कुछ टाइम तक दोष शांत हो जाएंगे, फिर से कुपित हो सकते हैं। किंतु आपने अगर संशोधन चिकित्सा से दोषों को पूरी तरह से क्लीनिंग कर दी है तो फिर विकृति नहीं होगी। पेज नंबर 59 पे पढ़ रहे हैं कुमार जी। वक्तव्य में पढ़ो जी, क्या कहा गया है? वक्तव्य। वाघ भट्ट का यह उपर्युक्त 26वां पद्य एविकल चरक सूत्र 16/20 से लिया गया है। सचमुच यह पद्य सिद्धांतों की दृष्टि से छोड़ने योग्य है भी नहीं। आयुर्वेद शास्त्र में शमन तथा संशोधन चिकित्सा की दो विधियां हैं,
उनमें समय पर किया गया संशोधन उपचार अधिक उपादेय होता है। अतः संचय काल में ही बढ़े हुए दोषों का अपहरण कर देने से पुनः जब उस दोष के प्रकोप का निश्चित समय होता है, उस समय प्रकोप नहीं हो पाएगा। यदि आप उन दोषों का समन, लंघन, पाचन आदि उपायों से किए रहेंगे तो वे दोष अपने समय पर प्रकोपित हो जाएंगे। यही निष्कर्ष उक्त श्लोक का है। क्या निष्कर्ष निकला जी श्लोक का अपने सरल से शब्दों में? तो गुरु जी वही है जी, पहले जो कहा था तो जी उसी की परिभाषा कह रहे हैं भाई। अगर आपने वो क्या बोलते हैं संशोधन कर दिया है तो उसकी जब ऋतु आएगी, काल आएगा तो वो कोप नहीं कर पाएंगे दोष। और यदि आपने लंघन आदि, उपवास आदि करवा करके और भाई अपना दीपन पाचन आदि करवा करके और रोग का शमन कर दिया आपने, तो वो ऋतु आएगी तो उस समय वो कोप कर सकते हैं। जी निष्कर्ष है गुरु जी। ठीक है जी। मान लो अजय वैद्य, हाँ जी, मान लो अजय वैद्य, आप सभी लोग नए प्रैक्टिस पे बैठे हो, आपने अपनी नई तैयारी शुरू करनी है, तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे जी? हमने पिछले 2-3 अध्यायों में जो पढ़ा है कि भाई सबसे पहले हमारे पास रोगी आया है, तो हम देखेंगे कि रोगी में व्याधियाँ कौन सी है। जैसे हमने बाह्य रोग मार्ग पढ़ा, अभ्यंतर रोग मार्ग पढ़ा, फिर मध्यम रोग मार्ग भी हमने पढ़ा, और इसमें मध्यम रोग मार्ग में थोड़ा सा पॉइंट और रह गया, वो आपको पढ़ा देंगे। मध्यम रोग मार्ग के बारे में ऐसा है कि ये व्याधियां हैं जो वो थोड़ा टाइम लेके ही ठीक होती है और बड़ी बीमारियां यहाँ पैदा होती है मध्यम रोग मार्ग में। तो आयुर्वेद की दृष्टि से कोई भी रोगी हमारे पास आया है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके शरीर में बीमारियां कौन सी है, दोष कौन से बड़े हैं और अब ऋतु कौन सी चल रही है। सबसे पहले हम ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमने चिकित्सा शुरू कहाँ से करनी है, उसके दोष कितने हैं, क्या वो समन के योग्य है या वो शोधन के योग्य है, वो डिसाइड करेंगे। फिर हम देखेंगे उसकी शुरुआत कहाँ से करनी है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि रोगी के हेतुओं को ढूंढना। हेतु ढूंढेंगे जो जो हेतु हमें गड़बड़ लगते हैं। जैसे कल की क्लास में संजय जी ने जो हेतु बताए, जितने भी केस इन्होंने डिस्कस किए, सबके हेतु इन्होंने निकाल रखे थे जी। क्योंकि जब तक हम हेतु निकालना नहीं सीखेंगे और जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि इस तरह के हेतु से ये समस्याएं बनती हैं, तो तब तक हम किसी रोगी को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो उसके हेतु देखेंगे कि कौन कौन से हेतु है। पहले हेतु बंद कराएंगे, दिनचर्या, आहार विहार ये सब ठीक कराएंगे। फिर हमने शुरुआत कहाँ से करनी है। हमारा चिकित्सा का पहला नियम है दीपन पाचन अनुलोमन। तो आरंभ में दीपन पाचन अनुलोमन देखेंगे कैसा है। दीपन पाचन अनुलोमन देने से रोगी बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन फिर भी बीमारियां अगर लंबी थी, उसको बीपी थी, थायराइड, शुगर, ये सब, हालांकि अब सब अच्छा फील कर रहा है, लेकिन फिर भी उचित ऋतु में, जैसे कि अगर शरद ऋतु के आसपास का पहले ये समस्याएं हैं तो अचपे करा के शोधन चिकित्सा जरूर कराओ जी। चाहे वो बीपी वाला हो, थायराइड वाला हो, शुगर वाला हो, या कोई पीलिया जिसको अभी हुआ था हाल फिलहाल में, जिसको लंबी व्याधियां हैं, उनको शोधन चिकित्सा जरूर कराओ। तो हमने शुरुआत वहाँ से करनी है कि रोगी आया है तो उसको बीमारी कौन सी है, ऋतु कौन सी चल रही है, दोष थोड़े है कि अधिक है, थोड़े है तो समन चिकित्सा, अधिक है तो शोधन चिकित्सा। समन में भी आरंभ में शुरुआत कहाँ से करेंगे, दीपन पाचन अनुलोमन से। फिर हम रोगी को क्या समझाएंगे, अब रोगी आ गया है, फिर उसको ये समझाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे ऋतुएं होती है, इन ऋतुओं में आपने इन इन नियमों का पालन करना है, नहीं पालन करोगे तो फिर से बीमार पड़ोगे। फिर तो इस ऋतु में हर एक ऋतु का बताना है कि यहाँ दोषों का संचय होता है, फिर अगले में क्यों होता है, फिर अगले में प्रकोप होता है, प्रकोप के टाइम में क्या सेफ्टी हमने रखनी है ताकि दोष अत्यधिक ना बढ़े और पहले संचय ही ना होने दे, उसके लिए रोगी को समझाना। फिर प्रकोप काल में क्या करना है, समन, शोधन, तो पूरा डिटेल में इस तरह से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं जी। तो यहाँ हाँ जी चाहता हूँ कि ये जो सूत्र है ना, सूत्र संख्या 26 जो है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो सूत्र है चरक संहिता से
सेम टू सेम इसको यहाँ पे लाया गया है। यहाँ पे लिखा भी है भागवत का यह उपर्युक्त 26वां जो है ये जो सूत्र है वो निश्चित रूप से मतलब कि बिना इसमें छेड़छाड़ किए यानी कि जैसा है चरक संहिता में वैसा यहाँ पे भी है। तो ये चरक सूत्र स्थान अध्याय 16 के सूत्र संख्या 20 से लिया गया है। भागवत ऋषि जो कि बाद के ऋषि हैं, है ना, चरक संहिता के बहुत सारे सूत्र भागवत ऋषि ने वहां से उठाए हैं, तो यहाँ पे ही बताया गया है। तो ये सूत्र क्या है ये थोड़ा मैं कहना चाहता हूँ। दोषा कदाच, जिससे क्या है कि कई बार हम कहते हैं कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हमें लगता है कि इसे शोधन करने की जरूरत है। दवाई से तो चलो एक बार हमने दिया और इसको रिजल्ट मिला, पर पूरा कंप्लीट नहीं ठीक होगा, तो हमें रोगी की शोधन करने की जरूरत है। जैसे कि लास्ट में लिखा हुआ है आयुर्वेद शास्त्र में समन तथा संशोधन चिकित्सा की दो विधि, यानी कि आयुर्वेद शास्त्र में दो चिकित्सा होती है, या तो समन या तो शोधन। तो समन शोधन चिकित्सा करके दो चिकित्सा विधि है। तो जब हमें लगता है कि शोधन चिकित्सा करनी, तो हमें पहले रोगी को हम बताते हैं, तो कई बार नहीं मानता है, तो हम इसको इस प्रकार से समझाते हैं, इसको ये रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए जी कि लंघन आने की लंघन पाचन क्रियाओं द्वारा, यानी कि हमने जो आपको दवाई दिया, उपचार दिया, तो इससे जो शांत हुआ आपका जो रोग हुआ, रोग जो शांत हो गया है, तो समय पा करके फिर से कुपित हो जाएगा। परंतु जो हम संशोधन करेंगे यानी कि आपका बमन विरेचन या बस्ती करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका संशोधन हो जाएगा, शुद्धन हो जाएगा शरीर का, तो इसका पुनः प्रकोप नहीं होगा। तो इसलिए ये सूत्र दिया है दोषा कदाचित कुपियंती, कि दोष कभी कभी कुपित हो सकते हैं। जिता लंघने पाचने, यानी कि दवाइयों के द्वारा जो हमने रोग को जीता है, तो दोषा कदाचित कुपियंती जिता लंघने पाचने ये तो संशोधने शुद्धा ना तेषाम पुनरुद्धवा। ये सूत्र जो है चरक ऋषि ने भी लिखा है और यही सूत्र जो है भागवत ऋषि ने लिखा है। तो हमें लगा कि ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी को बताते हैं कि शरीर शोधन कराना है, तो जब नहीं मानता है या फिर किसी को बताना होता है कि हमें तो शोधन करने की जरूरत है आपको, तो ये जो है इसके प्रशंसा में ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जी। तो ये हो गया जी, हमने शुरुआत करनी है कि कोई भी रोगी आया है उसमें देखना है कि बीमारियां कौन सी है, ऋतु कौन सी चल रही है, दोष कितने बड़े हैं, उसके आधार पे हमने डिसाइड करना है कि समन चिकित्सा देनी है, शोधन देनी है। समन देनी है तो शुरुआत कहाँ से करनी है? समन के बाद अगर सबको ठीक लग रहा है, फिर भी कोई नज़दीक ऐसा टाइम है जैसे अभी शरद ऋतु चल रही थी, तो इसमें आप जो भी आपको उचित लगता है वो शोधन चिकित्सा दे दो जी। खासकर अचपेय के बारे में हमने इतना पढ़ा कि अचपेय यह स्नेह की वह मात्रा है जो शीघ्र ही रोगों को शांत करती है, सभी रोग मार्गों में जाती है, वहाँ के दोषों को, और किस किस तरह से ये काम करती है तीनों रोग मार्गों में। तो इस तरह की शोधन चिकित्सा ऐसे रोगी को जरूर करानी चाहिए जिसको लंबी व्याधियाँ रही हो या उसका इतिहास रहा हो, और ये चिकित्सा कराने से कमजोरी आने की कोई संभावना ना हो जी। तो शोधन और समन दो तरह की चिकित्सा है। किसको कौन सी करानी है? योग्य व्यक्ति को योग्य ही करानी है जी। अगर योग्य किस समन के योग्य है, शोधन करा दिया तो भी नुकसान है, शोधन के योग्य है, समन करा दिया तो भी रोग ठीक नहीं होगा। अब इसके बाद फिर आगे हम क्या कर सकते हैं, इससे आगे पढ़ो जी। रसायन वाजीकरण योगों का प्रयोग। रसायन वाजीकरण योगों का प्रयोग कालवित ऋतु संबंधी ज्ञान को रखने वाला चिकित्सक संशोधन कराने के बाद विधि पूर्वक तथा क्रमशः सिद्ध शास्त्रोक्त रसायनों एवं वृक्ष वीर्यवर्धक योगों का भी प्रयोग कराए। वक्तव्य: रसायन एवं वाजीकरण संबंधी सिद्ध प्रयोगों का सेवन शरीर का संशोधन कराने के बाद ही करें, क्योंकि स्वच्छ एवं साफ वस्त्र पर रंग का प्रभाव जितना अच्छा होता है उतना मैले वस्त्र पर नहीं होता। अतएव रसायन एवं वृक्ष योगों के प्रयोग करने से पहले संशोधन अवश्य करा लें। ऊपर कालवित चिकित्सक का विशेषण दिया गया है। इसके साथ त्रिविध देश, शारीरिक मानसिक बल, प्रकृति, आहार एवं सात्म्य का भी ध्यान देना आवश्यक है। अनुपम जी, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया गुरुजी कालवित यानी काल को जानने वाला, यानी कि ऋतुओं को जानकर रखने वाला जो चिकित्सक है वो विधि पूर्वक क्रम से है संशोधन आदि करवा दे पहले,
वमन विरेचन आदि करवा करके, और उसके बाद जो है आपने कोई रसायन देना है या फिर वाजीकरण योग देने हैं वो देवे, तो वो पूरे तरह से जो फलीभूत होंगे। नहीं तो क्या होगा, जैसे गंदे वस्त्र पर हम यदि रंग चढ़ाते हैं तो वो रंग चढ़ता तो है लेकिन थोड़ा बहुत चढ़ता है, गंदला चढ़ता है, वो अच्छा नहीं चढ़ता। और यदि हम बढ़िया साफ करके पहले उसकी सफाई करके सफेद करके बिल्कुल वस्त्र को, और फिर उसके ऊपर कोई भी रंग देंगे तो बहुत चमकदार, बहुत ही सुंदर, बड़ा रमणीक रंग चढ़ जाएगा। इसी तरह से इन योग आदि का जो प्रयोग करवाएंगे, यदि संशोधन आदि करवाने के बाद हम प्रयोग करेंगे तो जैसे वस्त्र पर बहुत सुंदर रंग आया है, इसी तरह से शरीर में भी जो है वो बहुत अच्छा लाभ करेगा, बड़ा अच्छा प्रभाव उसका नजर आएगा हमारे को। जैसे कि पिछले पॉइंट में हमने समझा है जी कि शोधन चिकित्सा हर किसी के लिए नहीं है। जिसको शोधन की ज़रूरत है उसको शोधन कराना है, जिसको समन की ज़रूरत है उसको समन कराना है, लेकिन जिसके लिए जो उचित है वो करानी अनिवार्य है। तो समन जिसके लिए ज़रूरी है उनको समन, जिसके लिए शोधन ज़रूरी है शोधन। इसके बाद फिर रसायन चिकित्सा हमारे पास आती है। रसायन क्या है? रसायन और वाजीकर। वाजीकर औषधियाँ ऐसी है जो शुक्र को अच्छा करती है, दूषित शुक्र को बढ़ाती है, दूषित शुक्र को शुद्ध करती है, कम शुक्राणुओं को बढ़ाती है। तो ये वाजीकर है। रसायन चिकित्सा ऐसी है जो युवावस्था को बनाए रख सके, बुढ़ापा जल्दी ना आए, जिससे धातुएं अच्छी बनी रहे। तो अब कई बार रोगी क्या है जी, भारी व्यक्ति आया है उसकी अग्निमांद है, उसको ताकत फील नहीं करता है, वो बोलेगा कोई ताकत की चीज़ दे दो। तो हमने ऐसा नहीं करना है जी, क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है, अब दो दंपत्ति आए जी, दोनों ही भारी थे, कफ का शरीर है, अग्निमंद की समस्या है, भूख लगती नहीं है, बस समय पे खा लेते हैं, बोल रहे हैं जी कमजोरी महसूस करते हैं, करेंगे ही जी, क्योंकि अग्नि ही नहीं है, पाचन ही नहीं हो रहा है, धातुएं नहीं बन रही है, कमजोरी महसूस करते हैं जी, कोई ताकत का टॉनिक दे दो। भाई ताकत का टॉनिक तो यहाँ कोई काम करेगा ही नहीं, फिर हम दही खाते हैं, पनीर खाते हैं, वो और बीमारी ही बढ़ाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रसायन किसको देना है और कब देना है। जरूरत वाले व्यक्ति को ही रसायन देना है, और पहले अगर किसी को शोधन चिकित्सा की जरूरत है वो करा के फिर ही रसायन देना है। अब कई बार व्यक्ति कमजोरी फील करता है, दोष है, अमावस्था चल रही है, वहां पे भी अगर हम उसको रसायन दे देंगे तो कोई फायदा नहीं है जी, वो और बीमार बनाने वाला काम है। जैसे कल परसों हम बात कर रहे थे, ये पाटिल जी का फोन आया, इनकी श्रीमती जी 8वें महीने में प्रेग्नेंट है। तो इनके लिए जैसे स्वर्ण वसंत मालती बताया कि भाई 9वें महीने के लिए मेडिसिन होती है, 8वें अंतिम 3 महीनों के लिए नवरत्न कल्पामृत दे सकते हैं। ये क्लास में प्रेगनेंसी पहले हो चुकी थी, कई महीने निकल चुके थे जब अपना ये क्लास का एक दूसरे से जानकारी हुई। अगर शुरू से होती तो फिर हर महीने के हिसाब से बताते, लेकिन अब केवल इतना ही टाइम था कि आप अंतिम 3 महीनों में स्वर्ण वसंत दे सकते हैं या नवरत्न कल्पामृत दे सकते हैं, ताकि ओज अच्छा बने अब शिशु और उसमें ताकत रहे। तो सेम ही सवाल इन्होंने कर दिया कि इनको भी थोड़ी समस्या है कि मैं भी ये नवरत्न ले लूँ। इनको भाई आपको ज़रूरत है शोधन के बाद, अगर आप लेंगे तो पूरा फ़ायदा मिलेगा। उनको अभी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके लिए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था जी, वो प्रेग्नेंट है, 8वां महीना चल रहा है, अभी ज़्यादा ऑप्शन थे भी नहीं, तो उनके लिए वो ऑप्शन है। और आपके लिए पहले अगर आप अचपे का सेवन इस ऋतु में करके फिर वो लेंगे तो ज़्यादा बेटर है जी। तो इसका भी हमने विशेष ध्यान रखना है जी कि रसायन औषधियाँ और वाजीकरण औषधियाँ किसको किस समय पे देनी है, यानी उचित समय पर ही देनी है। अगर कोई रोगी ऐसा लग रहा है कि पहले शोधन के योग्य है उसको शोधन कराओ, कोई ऐसा है कि जिसको आमावस्था है, भूख ही नहीं लगती है, बस वैसे ही खा लेता है भूख के समय पे, तो पहले दीपन पाचन अच्छा करो जी, फिर वो शोधन के योग्य है तो शोधन कराओ, नहीं फिर दीपन पाचन करने के बाद में उसको रसायन औषधियाँ दो जी। तो रसायन औषधियाँ किसी को भी वैसे ही उठा के नहीं दे देनी है जी, पहले उसको तैयार करना है। अगर आम अवस्था या शोधन के योग्य है तो पहले वो करना है, फिर उसको रसायन देना है। अगर ऐसे ही दे देंगे तो कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि इसमें लिखा है कि रसायन एवं वाजीकरण औषधि, इससे पहले है कि ऋतु संबंधी ज्ञान रखने वाले चिकित्सक। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि रसायन औषधियाँ देनी किस ऋतु में है। ये मुझे लगता है आप सब लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ऋतु पढ़ने के बाद। वसंत ऋतु में आप किसी को रसायन या वाजीकर औषधियाँ नहीं दे सकते और ना ही देनी चाहिए। वर्षा ऋतु में भी ना ही दे सकते, ना देनी चाहिए। शरद में भी नहीं देनी चाहिए। तो रसायन औषधियाँ कब है? हेमंत और शिशिर, 4 महीने बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ टाइम है जी। कुछ आपको ज़रूरत है तो आप ग्रीष्म में भी दे सकते हैं,
तो ये 3 ऋतु हैं जिनमें आप रसायन औषधियाँ दे सकते हैं और उन 3 ऋतुओं में आपने नहीं देनी है क्योंकि वो दोष प्रकोप का टाइम है जी, संचय या प्रकोप का टाइम है। तो रसायन औषधियाँ किसको देनी है, ऋतु के अनुसार हमने देखना है। अब वसंत ऋतु है, अगर वहाँ रसायन औषधियाँ दे देंगे जहाँ पे पहले ही कफ प्रकोप है, बीमारियों का समय है, तो वो व्यक्ति को और बीमार बनाएगी जी। ऐसे ही आमावस्था में रसायन दे देंगे तो वो और नुकसान करेगा उसके लिए। बिना दीपन पाचन किए या बिना शोधन चिकित्सा किए किसी को रसायन देंगे तो वो नुकसान करेगा। तो इसमें कहा गया है ऋतु संबंधी ज्ञान रखने वाले चिकित्सक को संशोधन कराने के बाद ही रसायन या वाजीकर औषधियों का उपयोग करवाना चाहिए। रसायन एवं वाजीकर संबंधी प्रयोगों का सेवन शरीर का संशोधन कराने के बाद ही करें क्योंकि स्वच्छ साफ वस्त्र पर रंग का प्रभाव जितना अच्छा होता है उतने मैले वस्त्र पर नहीं है। मान लो आपने 3 दिन कोई सफ़ेद शर्ट पहन ली, उस पे कलर दोगे तो अच्छा नहीं आएगा, साफ-सुथरा धो के दोगे तो बढ़िया आएगा जी, चमकदार वस्त्र हो जाएगा। तो यही इसमें कहा गया है। तो हमने ध्यान रखना है जी, ये छोटे-छोटे पॉइंट हैं, जो आपके चिकित्सा को बहुत ही ऊपर ले जाएँगे जी, बारीकी से अगर इस पे विचार करेंगे। तो कल कुमार जी और मोनू जी ने क्लास नहीं लगाई, कल बड़ा अच्छा डिस्कस किया था, केस टेकिंग करी थी इन्होंने संजय जी ने, तो शुक्रवार की क्लास कोई भी साथी छोड़े ना करो जी। आगे पढ़ो जी, रसायन के बारे में। रसायन है चरक चिकित्सा संस्थान अध्याय 1 के प्रथम पाद है। प्रथम 4 पादों में विविध प्रकार के रसायनों का उल्लेख हुआ है। प्रयोग कराने के पूर्व उन्हें देखें। रसायन परिभाषा, जिसके विधिवत सेवन करने से उत्तम रस, रक्त आदि धातुओं की प्राप्ति हो, उस विधि का नाम रसायन है। ये बहुमूल्य होते हैं, इनका सेवन सर्वसाधारण पुरुष नहीं कर सकता। हमारे महर्षि अत्यंत दयालु थे, अतः उन्होंने सर्वसाधारण के लिए आचार रसायन का उपदेश किया है। देखें चरक सूत्र, इसका प्रयोग कोई भी मनस्वी पुरुष कर सकता है। यह व्यय साध्य नहीं है। इसका प्रयोग शिव संकल्प के साथ ही करना चाहिए। वृश्य या वाजीकर और पढ़ दो जी, फिर इकट्ठा ही डिस्कस कर लेंगे। वृश्य गुरुजी हेलो हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी चाची 1 4 30 34 ये क्या है, मैं कैसे मालूम पड़े किधर है वो? इसका मतलब है जी चरक संहिता चिकित्सा स्थानम, आगे है 1 4 30। हाँ, पहला पार्ट चौथा अध्याय श्लोक नंबर 30 से 35 में जी, 30 से 34 में। ओके ठीक है। वृश्य या वाजीकरण है, इसका भी वर्णन चरक चिकित्सा संस्थान अध्याय 2 के 4 पादों में किया गया है। इसका प्रयोग वीर्य को बढ़ाकर उसे सुपुष्ट करने के लिए तथा रति शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका फल है उत्तम किंवा सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति। इसका सेवन दुराचार में प्रवृत्त होने की इच्छा से कभी न करें। रसायन तथा वाजीकरण की विशेष जानकारी के लिए आप क्रमशः अष्टांग हृदयम उत्तर अध्याय 39 तथा 40 का अवलोकन करें। इसमें कहा गया है जी कि हम मान लो आज भोजन करते हैं तो 30 दिन में जाके शुक्र निर्माण होता है जी, और जब हम रसायन या वाजीकर औषधियों का प्रयोग करते हैं तो उनके अंदर विशेष सामर्थ्य होता है, विशेष स्निग्धता होती है, विशेष बल होता है, विशेष गुण होते हैं। तो सामान्य भोजन से जो 30 दिन में शुक्र निर्माण हो रहा है वो रसायन और वाजीकर औषधियों से 24 घंटे या बहुत जल्दी समय में निर्माण हो जाता है जी। अब रसायन औषधियाँ इनको क्यों कहा गया है, रसायन क्यों कहा गया है जी? क्योंकि ये धातुओं को शीघ्रता से बढ़ाने का काम करती है, इसलिए इनको रसायन कहा गया है। सामान्य भोजन और रसायन में क्या फ़र्क है जी? सामान्य भोजन शुक्र आदि धातुओं को 30 दिनों में विशेषकर शुक्र आदि को 30 दिन में बनाता है, और रसायन औषधियाँ वो 24 घंटे में बनाने की क्षमता रखती है। तो ये डिफरेंस है सामान्य भोजन और रसायन औषधियों में जी। जिसके विधिवत सेवन करने से उत्तम रस, रक्त आदि धातुओं की प्राप्ति हो उसका नाम रसायन है। ये बहुमूल्य होते हैं, इनका सेवन सर्वसाधारण पुरुष नहीं कर सकता। ये बात क्यों लिखी है जी?
अब रसायन में कौन कौन सी औषधियाँ आ गई, आपकी स्तावरी है, अश्वगंधा है, कौचपीद है, तालम खाना है, विदारी कंद है, ये जितनी भी औषधियाँ हैं, शिलाजीत है, ये जितनी भी औषधियाँ हैं, इनको सर्वसाधारण क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकता जी? ऐसा क्यों लिखा है, क्या नियम है इसका? इसका नियम ये है जी, सबसे बेटर उपयोग तो ये है कि किसी भी व्यक्ति को शोधन चिकित्सा करा के फिर इनका उपयोग कराओ। जो शोधन के योग्य नहीं है उनका बढ़िया अच्छे से बहुत बढ़िया दीपन पाचन अनुलोमन हो, फिर ऋतु के अनुसार उनका सेवन कराओ। इसलिए जो भी इसका सेवन करे तो या तो वो शोधन चिकित्सा किए हुए हो या फिर उनका दीपन पाचन अच्छा हो और योग्य ऋतु में ही इनका सेवन करना है। ऐसा नहीं कि कभी भी सेवन कर दो जी। योग्य ऋतु में कौन सी है वो आप सब लोगों को पता ही चल गया ऋतुचर्या अध्याय पढ़ने के बाद। तो ये महत्व था ऋतुचर्या अध्याय का। तो इसमें कहा गया है ये बहुमूल्य होते हैं, इनका पुरुष सर्वसाधारण पुरुष इनका सेवन नहीं कर सकता। सर्वसाधारण के लिए आचार रसायन है जी। आचार रसायन क्या है, मतलब अपना दिनचर्या, भोजनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, इन सब का पालन करना, टाइमली सोना, टाइमली उठना, टाइमली खाना, सब कुछ बैलेंस में रखना। जो व्यक्ति रसायन उपयोग नहीं कर सकता वो आचार रसायन का प्रयोग करेगा, अपना सब कुछ बैलेंस होगा तो भी वो स्वस्थ होगा जी। क्योंकि जब सब कुछ ये बैलेंस होगा तो शरीर में दोषों का संचय होगा ही नहीं, तो प्रकोप भी नहीं होगा। प्रकोप भी नहीं होगा तो प्रकोप काल में उसको दबाया भी नहीं गया तो बड़ी बीमारियां होगी ही नहीं जी। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उसको अपनी प्रकृति, शारीरिक स्थिति, अग्नि का बल, दिनचर्या, ऋतुचर्या, भोजनचर्या, रात्रिचर्या, इन सब का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर इन सब का ज्ञान होगा, इसके अनुसार वो अपने जीवन को व्यवस्थित कर रहा है तो भी वो अपने पूरे जीवन में बीमार नहीं पड़ेगा और बिना रसायन, बिना इन सब के भी वो अपने आप को स्वस्थ रख सकता है जी। तो सर्वसाधारण के लिए है आचार रसायन जी। इसका प्रयोग कोई भी मनस्वी पुरुष कर सकता है। इसके लिए बस संकल्पवान होना चाहिए कि मैं अपना भोजन, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार इन सब के प्रति दृढ़ता से उसका पालन करेगा। आगे है वृश्य या वाजीकरण। इसके बारे में हम पहले अध्याय में पहले भी पढ़ चुके हैं। 1 मिनट रुको जी, बस इसको कवर कर ले फिर आपका सवाल ले लेते हैं। वाजीकर औषधियों के बारे में बोला गया है, इसका प्रयोग वीर्य को बढ़ाकर उसे सुपुष्ट करने के लिए तथा रति शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है जी। अब मेनली ये 2 टारगेट है वाजीकरण के, कि एक तो शुक्र धातु इतना मजबूत हो तो कि आदर्श संतान की प्राप्ति हो, दूसरा कि मैथुन शक्ति इतनी अच्छी हो, क्योंकि मैथुन शक्ति अच्छी होगी तभी गर्भ ठहरेगा। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले क्लास में पढ़ा था, अगर मैथुन शक्ति अच्छी नहीं है, काम इच्छा नहीं है या रोगी है, फिर वो संभोग कर लिया, गलती से कंसीव हो गया तो रोगी संतान ही पैदा होगी। तो अच्छी संतान प्राप्ति के लिए अच्छी मैथुन शक्ति और अच्छा शुक्र होना अनिवार्य है। तो उसके लिए वाजीकरण औषधियों का उपयोग करना है। इसका फल है कि सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति करना। इसका सेवन दुराचार में प्रवृत्त होने की इच्छा से कभी नहीं करना चाहिए जी, नहीं तो ऊपर से खाएंगे नीचे से निकालते रहेंगे, वो शरीर को और खोखला कर देगा जी। अब सवाल रख सकते हैं जी। हाँ जी, 3940 तो किधर आएगा? अष्टांग हृदयम उत्तर स्थानम, अध्याय आपका 39 और श्लोक नंबर 40 जी, सबसे एंड में है। अध्याय नंबर 39 और श्लोक नंबर 40। ओके, भाई जी इसमें जो है ना अध्याय 39 और 40 दोनों है। सूत्र संख्या 40 नहीं है बल्कि अध्याय 39 और 40 का अवलोकन करें, ये सबसे लास्ट में। और जो ऊपर में लिखा हुआ था चरक चिकित्सा स्थान, अध्याय 1 और ये 4 लिखा है ना, वो अध्याय 1 का 4था पाद, सूत्र संख्या 30 से लेकर के 34 तक ये लिखा हुआ है। जो ऊपर में पूछा था चरक चिकित्सा स्थान
मुकेश जी आपका माइक खुला है, इसलिए आवाज गूंज रही है। मुकेश जी अपना माइक बंद करना। हाँ अब बोलो गुरदर्शन जी। जी जी। तो इसमें जो चरक चिकित्सा स्थान है ना भाई जी, इसमें चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 1, इसमें 4 पाद हैं, पहले पाद, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथे पाद का सूत्र संख्या 30 से लेकर के 34 तक में बताया गया आचार रसायन। आचार रसायन वो खाने का कुछ ऐसी वस्तु नहीं है, बल्कि आहार विहार होता है ना, उसी का जो है सेवन करने से। सत्य का बोलने वाला, आप देखेंगे अष्टांग हृदयम के जो सबसे लास्ट अध्याय है, तो इसमें भागवत ऋषि ने लिखा है कि हम जब सत्य बोलते हैं, सत्य को धारण करते हैं, तो ये भी एक रसायन की तरह काम करता है। तो हमेशा जो है सत्य को, ऐसा नहीं कि कोई रसायन का सेवन करे और एक दूसरे तरफ से मतलब झूठ बोले, तो ये रसायन का सेवन नहीं कर रहा है। अगर तो रसायन विधि अध्याय में भागवत ऋषि ने साफ साफ लिखा है कि सत्यवादी माँ क्रोध, ऐसे कुछ करके सूत्र है। कहते हैं जो सत्यवादी है, यानी कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सत्य भाषण करता है, जो क्रोध नहीं करता है, जिसकी इंद्रिय अध्यात्म की ओर प्रवृत्त है, सदा शांत रहता है, सद्वृत्त में लगा रहता है, वह प्रतिदिन रसायन सेवन कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम मुख के माध्यम से खा रहे हैं तो ही हम रसायन सेवन कर रहे हैं, नहीं। हम जब हम प्रतिदिन सत्य भाषण करते हैं, मन और इंद्रियों को बस में रखते हैं, सद्वृत्त में अच्छे काम में लगे हुए हैं, अच्छे टारगेट को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, तो हम प्रतिदिन रसायन सेवन कर रहे हैं, जैसा बताया भागवत ऋषि ने। जी जी तो यही है आचार रसायन जी। उससे क्या होगा, प्रसन्नता बनी रहती शरीर में, तो उससे आपके रस रसायन आदि अच्छे बनते हैं। और यदि आप झूठ बोलोगे, डर में रहोगे, भय में रहोगे, क्रोध में रहोगे, तो आपके रस हाँ जी हाँ जी। तो अब आगे बिल्कुल जी, इसमें अग्नि अच्छी रहेगी, जितना खुशी रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, अग्नि अच्छी रहेगी, धातु अच्छी बनेगी। वही भय शोक चिंता में रहेंगे तो अग्नि में गड़बड़ी आएगी, तो व्याधियां ही होगी जी। साफ स्पष्ट क्लियर रहना चाहिए, ऐसा बोला गया है जी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है जी। सबसे पहले हमने देखा समन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, भाई जिसको जिसकी जरूरत है वही देनी है। रसायन और वाजीकर औषधियाँ, ये भी ये नहीं कि किसी को भी उठा के कुछ भी खिला दे दे। हमने बारीकी से ध्यान रखना है कि क्या रोगी शोधन चिकित्सा के योग्य है तो उसके बाद रसायन दो। क्या रोगी को आमावस्था चल रही है, आमावस्था है तो दीपन पाचन अच्छे से सुधार के फिर शोधन के योग्य है तो वो करा के रसायन दो। या ऐसा है कि वो शोधन नहीं कर सकता लेकिन रसायन की जरूरत है, तो कम से कम दीपन पाचन सुदृढ़ करके बहुत अच्छा करके फिर उसको रसायन चिकित्सा दो। तो समन चिकित्सा किसको देनी है वो ध्यानपूर्वक देखना है, शोधन चिकित्सा किसको देनी है वो ध्यानपूर्वक करवाना है, और रसायन किसको देना है वो बड़े ध्यान से ऋतु का ध्यान रखते हुए, रोगी की अग्नि का बल का ध्यान रखते हुए, उन सब का ध्यान रखते हुए फिर निर्धारण करना है। वाजिकर औषधियाँ किसको देनी है, तो ये सब ऐसे नहीं है जी बस गुण पढ़े और उठा के दे दिया। कोई भी चीज दे रहे हैं तो वो पचनी चाहिए अंदर जाके, उसके अनुकूल ऋतु हो, उसके अनुसार अग्नि का बल हो, इन सब का ध्यान रख के हमने ये सब देना है जी। यहाँ तक किसी का सवाल हो तो रख सकते हैं जी। स्वस्थ व्यक्ति जो अच्छा बल है जिनमें, तो वो तो पंचकर्मा तो करवा सकते हैं ना? हाँ करवा सकते हैं जी। उसमें भी हाँ उसमें देख लें कि भाई, हाँ एक बार उसमें स्वस्थ व्यक्ति है, अब शरद ऋतु है, उसको कोई दोष विशेष है नहीं और उसको लगता है कि कमजोरी भी नहीं आएगी, तो अचपे करके और फिर वो बस्ती चिकित्सा लेके फिर आगे रसायन का उपयोग कर सकता है, अगले 4 महीनों में करवा सकता है जी स्वस्थ व्यक्ति भी। सर्दी तो कब खत्म होगी? वैसे तो ये हिंदू कैलेंडर में तो गुरुजी वो लगा दिया इन्होंने, हेमंत लगा दी। हाँ बस आज शरद पूर्णिमा है तो इसके बाद से अपनी हेमंत ऋतु का प्रारंभ हो ही जाता है जी। गुरुजी पहले लगा रखी कई दिन से, 10-15 दिन से पहले ही, कैसे क्या लगा रखी, पूर्णमासी के बिना लगा दी उन्होंने। वैसे तो शरद पूर्णिमा शरद ऋतु का आखिरी दिन है, इसके बाद से ही होनी चाहिए। इसलिए है कि काफी अलग अलग मतलब कि विद्वानों ने अलग अलग पंचांग बना दिए ना, तो उनके वहाँ के मतलब एरिया के हिसाब से, जैसे कि पहाड़ों के क्षेत्रीय एरिया हो गया, जैसे कि ऋषिकेश वगैरह, और उज्जैन का अलग हो गया, तो इन्हों के पंचांग के हिसाब से इन्होंने अपने अपने अलग अलग कैलेंडर छाप दिए इन लोगों ने। तो यानी कि अपने अनुपम जी,
ये बताइए, आज पूर्णिमा है तो किस पंचांग में लिखा हुआ है कि पूर्णिमा नहीं है? ये तो सभी में है जी शायद है। तो फिर इस तरह की बात क्यों आप लोग कर रहे हैं? पंचांग अलग अलग कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं ऐसा है जी, ये देखो उसका तो पता नहीं मेरे को, मैं नहीं कर रहा, लेकिन यानी कि हेमंत ऋतु हिंदू कैलेंडर देखोगे ना तो लगभग 2 सप्ताह हो गए, 2 सप्ताह तो नहीं, 8-10 दिन हो गए, मैं उससे पहले ही कैलेंडर में हेमंत ऋतु दिखा रहे हैं वो बेकार का कैलेंडर है। आपको पता तो है सारा कुछ मिलावट और सब कुछ षड्यंत्र होगा, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा है जी, इसके बाद अपनी हेमंत ऋतु का आगमन हो गया। बस इस टॉपिक को यहाँ पे बंद करो। और ये सवाल बड़ा अच्छा किया था गुरुदर्शन जी ने कि क्या स्वस्थ व्यक्ति को आप ये करवा सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति को आप अचपे का सेवन करा सकते हैं ताकि उसके भी तीनों रोग मार्ग और अच्छे हो जाए और उसका भी सब कुछ बैलेंस अच्छा सा हो जाए। फिर शोधन ये बस्ती चिकित्सा भी दे सकते हैं और बाद में रसायन अगले 4 महीनों में। बस रोगी में ये ध्यान रखना है जी कि रोगी में जिसको शोधन की जरूरत नहीं है वो शोधन करा दिया तो उसमें ज़्यादा कमजोरी आ सकती है जी। और रोगी में जहाँ दोष अत्यधिक बढ़े हुए हैं, अब कई रोगी ऐसे आते हैं कि जी मैं एसिडिटी की दवाई खा खा के थक चुका हूँ लेकिन ठीक ही नहीं हो रही है, कोई आराम ही नहीं मिल रहा है। उनको आप अचपे का सेवन करा के और फिर विरेचन कराओगे तो एकदम से राहत मिलता है जी। और इस तरह के व्यक्ति को हम वमन विरेचन दोनों ही करा सकते हैं एसिडिटी बहुत अधिक हो तो रोगी व्यक्ति में हमने बड़ा ध्यान से देखना है कि जिसको समन की जरूरत है उसको समन ही देना है रोगी में, और शोधन की जरूरत है तो शोधन ही देना है। समन वाले को गलती से शोधन नहीं देना है जी। गुरुजी एच पे क्या है? आपने क्लास नहीं लगाई जी? फिर आप बीच में क्लास छूट जाओगी तो सब कुछ ही समझ नहीं आएगा जी। अनुपम जी समझा दो इनको शॉर्ट से शब्दों में एचपी क्या है। अनुपम जी या संजय जी। हाँ, पहले दीपन पाचन आदि करके उसके बाद लगातार 5 दिन स्नेहन संवेदन करके, और पहले दिन 50 ग्राम, दूसरे दिन 100 ग्राम, फिर 150 ग्राम, 200 ग्राम और 250 ग्राम 5वें दिन, ये इस तरह से पान करवाते हैं सुबह गर्मा गर्म पानी के साथ में। दिन में जो है पूरी बढ़िया भूख लगने के बाद आप सब्जी का ही प्रयोग करेंगे, बाकी कुछ नहीं खाएंगे जी। इसका इस तरह से घृत का पान करते हुए और छठे दिन जो है विरेचन लगाएंगे तो इसको अचपे पान कहते हैं जी। इस दौरान अन्न का सेवन बंद रहता है तो इसको एक बार वीडियो का लिंक कोई साथी इनको भेज देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है जी, डिटेल में सुन लेंगे। देखो आप लोगों ने एक भी क्लास मिस नहीं करनी है जी। अगर आप एक भी क्लास ऋतुचर्या के टाइम में मिस कर गए हो तो पूरी ऋतुचर्या में गड़बड़ हो सकती है। एक भी क्लास मिस करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है जी। तो क्लास रेगुलर लगाओ और कोशिश करो वीडियो भी रेगुलर सुनने की और अपने स्वाध्याय को रेगुलर जारी रखो। थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गए तो गड़बड़ा जाएगा जी सिस्टम। आगे पढ़ो जी। शोधनोत्तर चिकित्सा यानी शोधन चिकित्सा के बाद फिर हमने क्या क्या करना है जी, पढ़ो जी। शोधनोत्तर चिकित्सा वमन विरेचन आदि से शरीर के कृश तथा दुर्बल हो जाने पर निम्नलिखित आहारों द्वारा क्रमशः उसके शरीर को पुष्ट करने का प्रयत्न करें। साली धान्यों, साथी धान्यों, गेहूं, मूंग, मांस, घी आदि द्वारा निर्मित विविध प्रकार के आहार उसे सेवन करने के लिए देवें। वे हृदय को प्रिय लगने वाले अर्थात रुचिकर होवें, अग्निवर्धक हो, औषध द्रव्यों धनिया, जीरा आदि के कारण रुचिकर तथा पाचन शक्ति को बढ़ाने वाले हों। इस प्रकार की आहार विधि के साथ साथ ही अभ्यंग, तिल की खली या तेल की मालिश, उद्वर्तन, विलेपन, घर्षण या मर्दन, स्नान, निरोहण तथा अनुवासन बस्तियों का प्रयोग करें। देखो जी, शोधन चिकित्सा के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। बहुत ही इसका अच्छा परिणाम भी हमने पढ़ा है। जिन साथियों ने किया है उनको भी बहुत लाभ मिले है। लेकिन ये एक तरह से ऑपरेशनल क्रिया है जी। और इसमें अगर आप किसी रोगी को शोधन चिकित्सा करवा रहे हो, किसी को अगर आपने अचपे का सेवन कराया है तो अगला महीना 2 महीना तक उस व्यक्ति को अपने ऑब्जर्वेशन में रखना है जी। आपको एक केस बताते हैं। एक केस ऐसा आया
कि एक व्यक्ति थे, उसने यूट्यूब से, अब आप लोग तो सवाल कर रहे हो क्लास में, इतने सवाल जवाब है, क्रॉस सवाल जवाब चल रहे हैं कि क्या करें नुकसान ना हो ये वो। एक व्यक्ति आया, उसने केवल यूट्यूब पे ही देखा जी कि भाई अचपे शोधन चिकित्सा ये ऐसी-ऐसी होती है, इतना लाभ मिलता है, और उसने करना शुरू कर दिया जी। करना शुरू कर दिया तो भारी व्यक्ति था, किया। अब बीच में पता नहीं भी हो सकता है कि गड़बड़ी करी हो या गड़बड़ी ना भी हो, वो बोलते हैं कि ठीक-ठाक कर लिया उन्होंने। तो एकदम से भारी व्यक्ति था और उसके बाद शरीर एकदम से पिचक गया जी उसका। और फिर उसके बाद शोधन चिकित्सा के बाद उसने कोई विशेष चिकनाई का सेवन जारी नहीं रखा, तो उस व्यक्ति को किडनी फेलियर की संप्राप्ति आ गई जी। अब क्यों आई जी, ये मैं केस इनसे भी डिस्कस कर रहा था, अनुपम जी से। भाई कोई भारी व्यक्ति है तो उसके अंदर क्या है जी, एक्स्ट्रा फैट बढ़ा हुआ है, मेद है, विकृत चर्बी उसके शरीर में है। अब जब मेद और रक्त दोनों का क्षय होगा, या दोनों अत्यधिक बढ़े हुए हैं लेकिन वो विकृत फॉर्म में है, तो दोनों ही केस में किडनी फेलियर हो सकता है जी, क्योंकि रक्त और मेद ही किडनी को पोषण दिए हुए है। जैसे हम ऑक्सीजन, पानी और भोजन के सहारे जीवित रहते हैं, ऐसे ही किडनी को जो सप्लाई मिलती है हर रोज कार्य करने के लिए, ताउम्र कार्य करने के लिए, उसके लिए शरीर में रक्त और मेद अच्छी स्थिति में रहना अनिवार्य है। अगर ये दोनों ही बिगड़ जाएंगे तो किडनी फेलियर होना तय है जी। अब किसी भी रोगी को करवाया है जी, ध्यान से करवाना है। पहले किसी का भी दीपन पाचन अच्छा करना है और फिर उसको ये करवाना है। ये करवाने के बाद मान लो अब जैसे कल वाला केस था कि 120 क्विंटल है, या कोई 1 किलो 1 क्विंटल 10 किलो के इस तरह से है, जो इनमें क्या है जी, विकृत मेद है। अब मेद है तो जब हम इस तरह के व्यक्ति का मेद घटा रहे हैं, अगर इसने बाद में शोधन चिकित्सा के बाद पूरा ही सिस्टम बिगाड़ दिया है, अब हम विकृत को घटा रहे हैं तो हमारा ये भी कर्तव्य है कि धीरे धीरे अच्छे को बढ़ाते भी चले जाएं जी। क्योंकि अगर ये घटा दिया है, जो विकृत था वो पिचकना ही है जी शरीर उसमें, तो अचपे का किसी को भी सेवन कराया है तो उसके बाद 2 महीने तक उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखो। उसके बाद उसको फायदा मिल रहा है तो उसको फिर अच्छा शुद्ध चिकनाई की व्यवस्था करो जी, अच्छा आहार विहार की व्यवस्था करो। उसमें कमजोरी महसूस कर रहा है फिर तो करना ही है जी आपने उसके लिए अच्छी व्यवस्थाएं। तो ये नहीं है कि जी बस एक बार करा दिया और काम हो गया, उसको जीना सिखाना पड़ेगा अपने, और बड़े ध्यान से वो करना पड़ेगा। नहीं तो उस रोगी में इसी तरह का था कि उसने खुद ही कर लिया जी, सब कुछ कर लिया, फिर वो कहीं ट्रैवल पे चला गया लंबा, पूरा 2 महीने तक दूध पिया ही नहीं जी, चिकनाई खा ही नहीं पाए, तो ये संप्राप्ति आ गई जी। तो ये ऑपरेशनल क्रिया है। इसके बाद आपने रोगी के धातुओं को प्राकृतिक अवस्था में भी रखने का प्रयास करना है, उस प्रकार के आहार विहार की व्यवस्था करनी है जी। समझ पा रहे हो जी कोई साथी? जी जी गुरुजी। वैसे गुरुजी ये पंचकर्म करने वाले जो दूसरे हैं ये इस पे ध्यान देते नहीं विशेष करके, बाद में जो है ना करके के छोड़ देते हैं, भाई इतना ही करते हैं जी वो। कम से कम 2 महीने तक उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखो जी। चलो गुरुजी 2 महीने नहीं तो 1 महीने तो जरूर पक्का रखना चाहिए जी। हाँ, 1 महीना तो रखना चाहिए। और देखो अपन तो हर बार कक्षा में यही डिस्कस किया है, पूरा स्ट्रिक्टली होके अचपे का सेवन करना है जी। और फिर हमने वो पथ्य पढ़े थे, उसके बाद अगले ही उतने ही दिनों में भी पूरा कोई जूस नहीं, कोई फ्रूट नहीं, मतलब जूस और फ्रूट तो अच्छी चीज़ है लेकिन ये भी बंद जी, पूरा स्ट्रिक्टली पालन करना होता है जी संसर्जन कर्म का। तो इसमें भी ऐसे कहा गया है कि शोधन चिकित्सा के बाद शरीर के कृश तथा दुर्बल हो जाने पर निम्नलिखित आहारों की उसके लिए व्यवस्था करें। शरीर को पुष्ट करने का प्रयास करें। साली धान्यों का, सांठी धान्यों का, गेहूं, मूंग, घी, यानी शुद्ध चिकनाई रुचिकर, बाद में भी उसका शोधन चिकित्सा के बाद दीपन पाचन अच्छा हो और शुद्ध चिकनाई उसके लिए उपलब्ध हो और बैलेंस में उसका आहार विहार दिनचर्या हो। अब लोग क्या करते हैं जी, लोग ये समझते हैं पंचकर्म क्या है, बस डिटॉक्स प्रोसेस है, जल्दबाजी में 10 दिन का टाइम निकाला, करवा लिया और फिर आगे वो 1 महीना कहीं शहर पे जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है जी। उसको ही कराना है जो आगे 1 महीने तक पूरा घर पे रह के अपना आहार विहार सब कुछ बैलेंस कर सके जी। ये एक ऑपरेशनल क्रिया है जी, बस खेल खेल में डिटॉक्स करने की क्रिया नहीं है जी। नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा जी। इसमें गुरुजी आपने कहा ना फल आदि जूस आदि जो है ये
ये इस दौरान तो देने ही नहीं, इस दौरान भी देंगे तो क्या नुकसान होगा गुरुजी, और बाद में भी कब तक देने हैं वो? इस दौरान तो अपन ने देखो सुबह घृतपान करा दिया है 5 दिन, अब घृतपान करा दिया है तो पानी भी अपन ने फिर 2-3 बार गर्म पिलाया है, उसके बाद भी दिन में सामान्य तो पीना ही नहीं है, गर्म ही पीना है जी। तो फिर जूस को गर्म करके तो पियेंगे नहीं अनुपम जी, तो वो आमता जैसी स्थिति पैदा करेगा, अग्नि मंद करेगा। फल भी नहीं खा सकते गुरुजी, फल? ना बिल्कुल नहीं खाना है जी, फल में भी तो वही है, सामान्य जल आ गया आपका, जब सामान्य जल पीना ही नहीं है उन दिनों में। जी गुरुजी। पानी भी कोसा ही पीना है ना सामान्य टाइम में भी, उसके पाचन के लिए तो अच्छा गर्म पीना है, बाद में कोसा ही पीना है। तो ये सब क्रियाएं ऑब्जर्वेशन में करनी है जी, और ऑब्जर्वेशन में ही करानी है, किसी ने भी गड़बड़ी नहीं करनी है जी। अपना समय बचाने के चक्कर में या और किसी भी लालच में गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यानपूर्वक। और फिर 1 महीने तक घर पे रह के बढ़िया टाइमली खाना पीना सब कुछ व्यवस्थित करके करना है जी, जो शास्त्र में दिया है, जैसा हमने थोड़ा पढ़ा भी है। आगे पंचक्रम अध्याय पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें। और किसी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी। गुरुजी जूस को गर्म पानी में ये कोई बर्तन में रख कर गर्म करके दे? गलत है जी, बिल्कुल ही गलत है। तो अचपे या शोधन चिकित्सा ऑपरेशनल क्रिया है जी, और इसके बाद शरीर में थोड़ी कमजोरी भी आती है, और उसके बाद रोगी को आगे पढ़ेंगे जब हम, ऐसा बोला गया जैसे कच्चे अंडे की रक्षा करती है, तेल से भरी कटोरी को धीरे धीरे लेके जाते हैं, उस तरह से रक्षा करने के लिए शरीर की बोला गया है जी। हाँ कुलदीप, आपका कोई सवाल है? गुरु जी ये कह रहा था मैं, घी और गर्म पानी इन दोनों के अलावा कोई और कुछ भी चीज नहीं खानी होती ना जी इसमें? इसके अलावा मूंग की दाल, अपन दाल का यूज ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, या इतना ही काफ़ी है जी। रात को सोते समय दूध ले सकते हैं। फिर भी अत्यधिक भूख लग रही है तो एक टाइम आप दिन के टाइम में दाल ले लो, शाम के टाइम में सब्जी ले लो, फिर भी भूख है तो आप सब्जी की जगह खिचड़ी ले लो, इतना कर सकते हो। रात को दूध पी लो, बस ये 3-4 आइटम ही रहेंगे जी। गर्म पानी, घी, हाँ, दाल, सब्जी, खिचड़ी, दूध, बस इसके अलावा कुछ नहीं है जी, पूरा स्टॉप है। अचपे का मतलब क्या है जी? अकेला स्नेह-पान का सेवन कराना। जी गुरु जी, बस यही सवाल था। आपा कोशिश कर रहे हैं जी शास्त्र के हर एक एंगल से पढ़ाने की। अच्छी क्रियाएं हैं, कराओ, लेकिन रोगी से पूरा समय लेके, पूरा उसको आश्वस्त करके सब कुछ कराओ। कर भी रहे हैं, अनुपम जी ने जिनको कराया सबको लाभ भी मिला है, लेकिन पूरे तरीके से कराएं। गड़बड़ी नहीं करनी है जी, समय बचाने के चक्कर में या कुछ उसमें ऐसा नहीं करना है, ध्यान से करना है जी। अगले की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेके और अगले से भी टाइम फिक्स करके, किसी की जल्दबाजी के अनुसार आपने अपने नियमों को नहीं बदलना है जी, अपने नियमों के अनुसार अगले को करना और कराना है। उससे गुरुजी कुछ नहीं लाभ होने वाला, क्योंकि मैंने है ना गुरुजी 2 साल पहले करवाया था, एक व्यक्ति से मैंने वो प्रेरणा कर दी, उसने मैंने करवा लिया। तो वहां भाई मैं रोज तो नहीं आ पाऊंगा पानीपत वहां, तो फिर मैं बोला जी कोई बात नहीं, जितने दिन आ सकते हो उतने आ जाइयो। मैं 2 ही दिन गया स्नेह संवेदन के लिए, फिर उन्होंने विरेचन के लिए दे दिया, बोले हम क्या दिया था उस समय पता भी नहीं था मेरे को भी। तो मेरे को तो कोई 8-7 एक 10 लगे थे गुरुजी, लेकिन मेरे को उसका लाभ 2 पैसे का भी नहीं हुआ जी। तो लाभ जी तो जब आपने समय ही नहीं दिया, लाभ कैसे होगा जी? हाँ जी, तो गुरुजी उसने भी उस तरह से बताया नहीं ना, क्यों जी? तो मेरे को तो पता नहीं था इतना, लेकिन कोई लाभ नहीं गुरुजी, 2 पैसे का भी लाभ नहीं था बिल्कुल भी उसका। पेट के लिए, मैं पेट खराब था उसके के लिए किया था, लेकिन पेट में भी आराम नहीं हुआ, बाकी चीजों में वो पेट खराब तो पहले दीपन पाचन अनुलोमन होगा जी। पेट बैलेंस करके, पेट अच्छा करके फिर ही तो कराना है, तभी तो अचपे का पाचन होगा। अगर पेट अच्छा ही नहीं है, दीपन पाचन ही अच्छा नहीं है, तो कोई लाभ मिलना ही नहीं है जी। जी जी गुरुजी, तो ये लगभग लगभग है ना जी, ऐसे ही करते हैं लोग, सब के सब करके तैयार, चल भाई चढ़ जा कोल्लू में। हम इसको बड़े, हाँ जी बोलो। मैंने और अनुपम जी ने एचपे सेवन चालू किया है आज से, उन्होंने कल से किया है, मैंने आज से किया है। तो हम फिर ग्रुप में फीडबैक डालते रहेंगे, फिर सबको थोड़ा सा इस बारे में पता लग जाएगा, हमें भी थोड़ा सा हो जाएगा। आप अपना हर रोज का अनुभव डालना जी, कि आज कितने बजे पिया, कितनी बार आपको गर्म पानी पीना पड़ा, कितनी बार में पच गया, कितनी बजे आपको भूख लगी, दिन में कितनी कितनी बार क्या क्या लिया, रात को दूध कब लिया,
दिन में कैसा फील किया, तीसरे चौथे पांचवें दिन बहुत अच्छा फील करोगे जी। ठीक है गुरुजी, बस। पहले 2 दिन तो थोड़ी परेशानी आती है। हाँ जी। तो देखो हम बिल्कुल हर एंगल से कर रहे हैं, आप बिल्कुल ये नहीं बोल रहे कि जी सब आज और आप सब तैयार होके चले जाओगे। भाई समन चिकित्सा जिसको देनी है उसको ही करनी है, शोधन जिसके लिए अनिवार्य है उसको करनी है, ऋतु का ध्यान रखना है और बाद के जो संशोधन क्रम है उनका ध्यान रखना है। महीना 2 महीना तक बिल्कुल रोगी को ऑब्जर्वेशन में रखना है। ये सब करते हुए किसी को भी शोधन चिकित्सा करानी है। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी गड़बड़ी से कुछ कर ले और फिर बोले जी मुझे ये हो गया वो हो गया। पूरा शास्त्रोक्त ही करने की प्रयास करनी है जी। और इस क्लास में कई साथी है जैसे अनुपम जी है, संजय जी है, बाकी गुरदर्शन जी है, इन सब की राय ले सकते हो अगर आपको कुछ कर रहे हो, लेकिन गड़बड़ी नहीं करनी है जी किसी ने भी। इसमें गुरुजी थायराइड वालों का मान लो करवा दिया हमने शोधन, उसके बाद उसको चिकना आदि अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे तो उसका वेट तो नहीं बढ़ेगा गुरुजी फिर? बैलेंस में खिलानी है जी, हर चीज अग्नि के बल के अनुसार खिलाएंगे तो कुछ नहीं बढ़ेगा, अगर फिर अति कर देंगे कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी होगी जी। नहीं अति में तो करेगा ही वो, बस सामान्य खिलाएंगे तो बढ़ेगा नहीं जी उसका, है? कुछ नहीं होगा जी। आगे पढ़ो जी, चिकित्सा का फल। चिकित्सा का फल, इस प्रकार का आहार अभ्यंग उबटन आदि करने से उस मनुष्य को सुख मिलने लगता है। सर्व पाव कपाटवह, पाचक भ्राजक रंजक आलोचक तथा साधक, इन सभी में कुशलता आ जाती है। बुद्धि वर्ण इंद्रियों की निर्मलता वरिष्ठता रति शक्ति तथा दीर्घ आयु की प्राप्ति हो जाती है। वक्तव्य, ऊपर के पद्य में सर्वपावक शब्द का प्रयोग है, अतः सुश्रुत सूत्र स्थान 21:9 में पित्त को ही अग्नि माना है। यथा आगमच, अर्थात पित्त के अतिरिक्त शरीर में दूसरा पदार्थ ऐसा नहीं है जिसे अग्नि कहा जाए। यह पित्त कार्य भेद से 5 प्रकार का होता है, अतएव इसके नामों की गणना ऊपर व्याख्या में कर दी है। संजय जी आपने स्नेहन किससे करवाया, मालिश किससे करवाई? गुरुजी मैंने खुद ही की है। ये गलती भी नहीं करनी है जी। अगर आधा घंटा किया मैंने, बल ठीक ठाक है शरीर का तो मतलब समस्या आई नहीं वैसे कोई। फिर भी खुद आराम नहीं मिलेगा ना, आप खुद करें तो बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा जी। किसी एक्सपर्ट बंदे से जो मालिश में एक्सपर्ट है उससे मालिश कराओ जी। आपने सिर्फ 1 घंटा आंखें बंद करके अपने आप को समय देना है, मन इधर उधर दौड़ेगा उसको कंट्रोल में रखना है, अपने ऊपर फोकस करना है। आप 1 घंटे के लिए लेट जाओ और उसको मालिश करने दो जी। अब ऐसे में तो जी कई रोगियों को ऐसे देखा है कि बुखार हो जाता है जी उनको, क्योंकि खुद ही मालिश करनी फिर स्टीम लेनी। आप कर किस लिए रहे हैं? कर तो इसलिए रहे हैं ताकि हमारा शरीर रिलैक्स हो, लेकिन हमारी तो मेहनत दुगनी तिगनी बढ़ गई है। ठीक बात है गुरुजी। तो ये गलती भी नहीं करनी है। अनुपम जी आप तो किसी एक्सपर्ट से करवा रहे होगे मालिश? हाँ जी गुरुजी उसी से करवाता हूँ। गुरुजी मैंने है ना जी, अब तो उस तरह से इतना आनंद नहीं आ रहा, बल्कि 5-6 दिन पहले मैंने 3 दिन मालिश करवाई थी तो बिल्कुल ऐसा था कि नींद ही आ जाती थी उसमें बिल्कुल। और स्टीम में भी बड़ा मजा, यूं जी करता सो जाओ, और उसके बाद भी ना गुरुजी बस यूं ही था 1-2 घंटे जैसे सोए रहो ऐसा लगता था उसमें। अब वैसा नहीं है, बल्कि अब थोड़ा सा परेशानी होगी, पहले 3 दिन परेशानी होगी और घृतपान कर रहे हो तो थोड़ा सा रहेगा, लेकिन बाद में अच्छा फील करोगे जी। और परेशानी कुछ नहीं है। शुरू के दिन भी मैंने 50 ग्राम से फालतू ही पिया था, बल्कि वो घी, और कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं आई मेरे को तो किसी प्रकार की भी। और ना कल आई ना आज भी मैंने 100 ग्राम घी पिया है तो आज भी मेरे को कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली कोई बात नहीं, ना कोई डकार आई ना कोई और ये वो कुछ भी नहीं बिल्कुल भी। बल्कि मेरा पहले आपसे ये पढ़ने से पहले मेरा पाचन बड़ा खराब था। शुरुआत में मैंने आपके बताया साहब, दवाइयां आदि भी खाई तो विशेष लाभ नहीं था, लेकिन अब मेरे को काफी लाभ है। वो मैं कभी कुछ इस तरह लेता रहता हूँ। वो तो घी पीने के बाद भी डकार भी गुरुजी शायद कोई एकाध आती है तो आती, नहीं तो वो भी नहीं आई बिल्कुल भी। इतना बढ़िया यानी कि अच्छा है अब। ठीक है, कई बार ज़्यादा मालिश करने तो फिर वो सातम्य हो जाता है। जैसे शुरू में करी बड़ा अच्छा लगा आपको, तो ये भी डिफरेंस इसलिए कहा गया है कि 5-7 दिन से ज़्यादा लगातार ना करो, थोड़ा रुक रुक के करवा लो, लंबे टाइम तक भी करनी है तो।
एक महिला ऐसे ही उसने भी खुद करना शुरू कर दिया जी। पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तो तीसरे दिन बुखार हो गया जी। अब ना वो उधर की रही, ना वो उधर की रही। तीसरे दिन का पी लिया, अब 2 दिन के बच गए। तो ये गलती नहीं करनी है जी। हमने जो एक्सपर्ट है बंदा मालिश करने में, उससे मालिश करवानी है, ताकि शरीर पूरा रिलैक्स हो जी और आप अचपे का आनंद उठा सको जी। आपका शरीर कंफर्टेबल रहे और टाइम निकालना है, कोई भाग-दौड़ नहीं करनी है उन दिनों में, ज़्यादा भाषणबाजी बोलने का नहीं करना है, अपने शरीर को समय देना है। तो ये गलती नहीं करनी है संजय जी, ये भी गलती है, समझ गया गुरुजी, समझ गया। ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो जी। अब वो महिला ना उधर की रही बेचारी, ना उधर की रही, बीच में बुखार आ गया। क्या किया गुरुजी, उसको समस्या होगी क्या? दस्त लगाएं या बुखार का उपचार करें, क्या करना चाहिए गुरुजी उस परिस्थिति में? फिर तो सब बंद करवा के उसको लंघन करवा के बुखार का ही उपचार किया जी, दस्त भी नहीं लगा सकते। घी का कीड़ा है गुरुजी, घी का क्या हुआ उसका? घी रोक के उसको बस वहीं सब स्टॉप करा के गर्म पानी पे ही रखा और लंघन करवाया। अगले 2 दिन महासुदर्शन काढ़ा दिया, तो तब जाके उसका वो दीपन पाचन किया और वो रोक दिया जी, वहीं पे स्टॉप हो गया। क्योंकि लोग क्या करते हैं जी, जैसे वीडियो सुन ली, अब आप सब लोग तो क्लास लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जो क्लास नहीं लगा रहे केवल वीडियो सुन रहे, वीडियो सुन के ही शुरू कर देते हैं जी। आप सब तो कांटेक्ट में भी रहते हो चलो चिकित्सा करते समय, तो ये भी बेनिफिट है। अब वो जो ऐसे ही कर देते हैं उनके लिए तो फिर गड़बड़ी ही होगी जी। इसलिए यही फ़ायदा है क्लास लगाने का, और केवल वीडियो सुन ली ये नुकसान भी है जी उसका। हम तो गुरुजी कई लाख रुपए महीने का जो है ना, कई लाख रुपए महीने का फायदा उठा रहे हैं जी, वास्तव में तो। चलो अच्छी बात है जी। गुरुजी हम 2 महीना पहले करवाए थे एचपी और ये हाँ एचपी करवाए थे गुरुजी। उसके बाद हमको वीकनेस बहुत ज्यादा आ गया था। एक महीने के बाद वीकनेस आई थी। कहाँ करवाया आपने, कैसे करवाया है जी, क्या क्या नियम परहेज रखे? हम तो पटना हॉस्पिटल में करवाए थे, आयुर्वेदिक कॉलेज में करवाए थे गुरुजी। 5 दिन उन्होंने घी पिलाए थे, फिर स्नेहन स्वेदन करवाए थे, फिर बस्ती उन्होंने दी थी। पहले स्नेहन स्वेदन किया होगा, फिर घृतपान किया होगा। नहीं गुरुजी, पहले घृतपान करवाए थे 5 दिन। ये तो उल्टा हो जाता है जी। अगर अनुपम जी आप भी देख रहे होंगे कि स्नेहन स्वेदन हो गया है, फिर हम रिलैक्स हो गए हैं, उसके बाद घृतपान करेंगे, फिर हमने क्या करना है, दिन में गर्म पानी ही पीना है ताकि घी का पाचन हो जाए। अगर हमने घृतपान कर लिया उसके बाद स्नेहन स्वेदन करेंगे तो ये तो गड़बड़ी हो जाती है जी। पहले हमें पता नहीं था वो आयुर्वेद को। हाँ ऐसे तो नहीं करे, एक्स्ट्रा टाइम में पहले घृतपान कराया, उसके बाद में उन्हीं दिनों में स्नेहन संवेदन भी करवाया या अलग दिनों में करवाया जी वो? नहीं, 5 दिन पूरा होने के बाद उन्होंने स्नेहन स्वेदन करवाए थे। कैसे क्या 1 हुआ जी? महीना के बाद हमें वीकनेस बहुत आई, बिस्तर पर से उठने की हिम्मत भी नहीं होती थी, इतनी वीकनेस आ गई थी। ना जी आपका तो टच पे नहीं हुआ ना जी। फिर मान लो अभी पहले देखो, जिस दिन घी पीना है वो थोड़ा बहुत तो आगे पीछे तो चलो, पहले गुरुजी इतना तो हो सकता हो मेरे हाल पहले घी पी लें, बाद में मान। हाँ बिल्कुल भी नहीं हो सकता जी, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो तो और गड़बड़ कर देगा जी अंदर, एक तरह से अरुचि पैदा कर देगा जी अंदर। 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद तो ना नहीं कर सकते जी, वो भी आदर्श स्थिति नहीं है, बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी उसमें भी। लाभ तो बिल्कुल नहीं मिला था हमें गुरुजी, वहाँ करवाए थे तो। नहीं गुरुजी, इनका तो वैसा भी नहीं हुआ ना जी। इनका तो 5 दिनों में स्नेहन संवेदन अलग दिनों में हुआ है और घी पान घृत पान जो हो अलग दिनों में हुआ है, ये इस तरह से करवाया इनका तो। इनको तो गड़बड़ी तरीके से हुआ है जी, और हो सकता है पहले दीपन पाचन अनुलोमन भी ना हुआ हो, सीधा ही वो करवा दिया हो। हाँ मेरा दीपन पाचन भी अच्छा नहीं था गुरुजी। तो फिर वो तो आपकी तो पूरी गड़बड़ी होगी। वही बात कर रहे हैं जी आपा कि इस तरह की गलती नहीं करनी है जी, क्योंकि इसमें लाभ मिलने की बजाय नुकसान ही होगा। उसमें हम आयुर्वेद को भी गाली देंगे, डॉक्टर को भी। चलो वो तो गड़बड़ी आपकी नहीं है, डॉक्टर की गलती है जी। वो गुरुजी मैं तो शुरू में गुरुजी दीपन पाचन ठीक होने के बाद फिर दोबारा कर सकते हैं हम? अभी तो नहीं करना चाहिए जी, शारीरिक स्थिति देख के फिर पता चलेगा जी। अगर कमजोरी है, अग्नि का बल कैसा है, आपके एचबी वगैरह की कैसी स्थिति है, वो सब देख के इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि पहले ही कमजोरी हो, मेद धातु और खराब होके आगे किडनी फेलियर तक वहां तक चली जाती है जी। चीजें अभी नहीं करना चाहिए।
और गुरु जी इनको विरेचन करवाया था, विरेचन दिया था कि नहीं दिया जी? इनको विरेचन भी नहीं करवाया था जी। विरेचन तो कराया होगा, इतना देखो डिटेल में करना पड़ेगा जी सब कुछ, इनके यहाँ पे काफ़ी गड़बड़ियाँ हो गई हैं। और ये गलती भी नहीं करनी है जी कि आपने सुबह पहले एचपे कर लिया है फिर स्नेहन स्वेदन, ये भी नहीं करना है जी, ये आपके पूरे पेट को ही गड़बड़ कर देगा जी। आप सुबह के टाइम में स्नेहन स्वेदन करके फिर नॉर्मल होने पे फिर एचपे का सेवन करके फिर दिन भर उसको पाचन के लिए टाइम देना है जी। जब आप 150, 200, 250 पियोगे ना जी, फिर पता चलेगा कि उसके बाद अगर एचपे कराने के लिए ये स्नेहन स्वेदन के लिए बोल दिया जाए तो पेट कितना अपसेट हो जाएगा जी। तो इसको जो अब केवल यूट्यूब और यहाँ पे इतना ही भाई डिटॉक्स डिटॉक्स, ये केवल डिटॉक्स नहीं है जी, ये एक ऑपरेशनल क्रिया है जी। और विधिवत जो शास्त्रोक्त दिया अगर ऐसे नहीं करेंगे तो बड़े भयंकर नुकसान है जी। तो बिल्कुल सजग होके बिना कोई एक भी गलती किए जी, एक भी गलती नहीं करनी है और पूरा निर्देशन में ही करना चाहिए जी, हमारा तो यही मानना है। नहीं लोगों में किडनी फेलियर और पता नहीं किस किस तरह की गड़बड़ी है, जैसे ये भी बता रहे हैं कि कितनी कमजोरी आ गई है, खाट से उठा नहीं गया जी, बताओ। लेकिन गुरुजी हम दूध और घी लेने लगे तो हमारे शरीर में शक्ति फिर आ गई। चलो वो तो फिर पहले ही करना था जी, दीपन पाचन अनुलोमन करके पहले ही शरीर में थोड़ा बल ला के दूध घी पिला के फिर आपको करवाना चाहिए था। रात में सोते समय दूध और घी लेते हैं सोने से 1 घंटा पहले। पहले ये सब अच्छा करना था और फिर आपको वो करवाना चाहिए था जी, शोधन चिकित्सा। मुझे लगता है डॉक्टर के यहाँ गए वो तो करवा दिए, फिर बाद में आपकी क्लास ज्वाइन की मैं तो। ठीक है जी। ये तो गुरुजी पूरा जो है ना जी, जितने भी चैनल है ना इस थारों पे जब लाइव चलेगा ना, जब काम चलेगा जी, तब तक काम चलने वाला नहीं है जी। बिल्कुल जी, देखो ज़्यादा से ज़्यादा साथी तैयार होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रोक्त आयुर्वेद। अब हमारा पढ़ाने का क्या टारगेट है? अब मैं बोल दूँ जी सब डिटॉक्स करवा लो, बहुत अच्छा है, ये वो है। हमारा उद्देश्य भी क्या है? मतलब हम किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, किस उद्देश्य से? अब सिर्फ़ यही बोल दो आप सब लोगों को जी सब जाके डिटॉक्स कराओ, बहुत अच्छा है, ये है, आपका शरीर बच्चे की तरह हो जाएगा, तो वो भी गलत है जी। भई जो आपको आगे ला गाइड कर रहा है, वो किस टारगेट से गाइड कर रहा है, वो भी डिपेंड करता है। अब यहाँ हम बिल्कुल इसको सीरियस होके पढ़ रहे हैं कि भाई समन वाले को समन ही कराना है, शोधन को शोधन ही कराना है, ऋतु का ध्यान रखे, पूरा नियमों का पालन करते हुए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ना करो जी, वो अच्छा है जी। अनुपम जी ये भी डिपेंड कर रहा है ना कि अगले का जो आपको गाइड कर रहा है कि उसका टारगेट क्या है, किस टारगेट से वो पढ़ा रहा है। हाँ जी गुरुजी। तो इसमें चिकित्सा का फल जो पेज नंबर 60 पे दिया है जी, देखो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन सीरियस होके करना है जी। सीरियस होके करेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा और गलती करके करेंगे तो नुकसान मिलेगा जी। कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन विशेषज्ञ के निर्देशन में बिना गलती किए हुए अच्छे से शास्त्र को पढ़ते हुए, समझते हुए, अगर हमें लगता है शरीर में कोई कमज़ोरी नहीं आएगी तो स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है जी। अगर ऐसा लगता है कमज़ोरी आ सकती है तो ना करें। दीपन पाचन अनुलोमन होना अति आवश्यक है। जिसका अच्छा दीपन पाचन हो वही करे तो पूरा लाभ मिलेगा जी। दीपन पाचन अच्छा नहीं है और तो गड़बड़ी ज़्यादा हो जाएगी जी। और फिर ये कर लिया है उसके बाद भी 1 महीने तक अपने वैद्य चिकित्सक के निर्देशन में रहो जी, जब तक शरीर में वापस बल ना आ जाए। मैंने जिनसे करवाया था वो एक काम और करा करते जी। वो क्या था कि जब आपको विरेचन लगे ना, बोले वीकनेस लगने लग जाए, तो क्या करना आपको, बोले 1 पाव किशमिश या मुनक्का लेकर के रखनी है पहले से ही, और उसको धोकर के ले लेंगे, रख लेंगे अच्छी तरह गर्म पानी में, उसको जो है ना उबाल करके, अगर आपको कमजोरी लगती है तो उसका उबाल के पानी पी लेंगे बोले। ये भी करवाते थे जी वो। देखो कमजोरी तो चलो ठीक है, थोड़ी बहुती तो आती है जी, फिर आप अच्छ पे इसका संसर्जन क्रम का पालन करोगे। 1 दिन दाल पे रहोगे, 1 दिन छोले के पानी पर ही, 1 दिन खिचड़ी के ऊपर, फिर 1 दिन 1 टाइम भोजन, 2 टाइम खिचड़ी, फिर अगले दिन दोनों टाइम भोजन। धीरे-धीरे आओगे तो वो सब दूर हो जाता है जी। और फिर शुद्ध चिकनाई लेना तो बहुत ही अनिवार्य है जी। बात बड़ा तो खैर हो ही जाता है, वो जिस दिन विरेचन करते उस दिन थोड़ी एक बार महसूस होती है ना, वैसे तो वो होती नहीं, वो भी कोई विशेष नहीं। वो भी जब दाल वगैरह या सब्जी वगैरह कुछ लेते हैं तो ताकत आ जाती है, लेकिन इतना जल्दी फिर आज सिस्टम क्लीन करा है, आज ही फिर से भारी चीज़ें खाना शुरू कर दें, वो भी नहीं करना चाहिए जी। जी गुरुजी।
तो इसमें वाले दिन गुरुजी गर्म पानी ही पीते रहना। हाँ बिल्कुल जी। एक बार आप अच्छे से संजय जी जब विरेचन तक पहुंचोगे तो अच्छे से बात कर लेना, जब पहले दिन मेरे से या इनसे अनुपम जी से, ताकि सब चीजें अच्छे से हो। वैसे करूँ। और गर्म पानी तो बाद में भी पीना है, जब तक आप पूर्ण भोजन पे नहीं आओगे तब तक आपने कोसा पानी ही पीना है जी। जब पूर्ण भोजन पे आ जाओगे उसके बाद ही फ्रूट या जूस ये चीजें शुरू होगी। ठीक है गुरुजी। गुरुजी जैसे कोई एक्सपे का की शुरुआत करता है तो उसको मेहनत वाला काम भी नहीं करना है जी फिर? नहीं करना चाहिए जी, 5-7 दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, रोक देना चाहिए। वो पढ़ा तो है जी, हमने पत्ते पढ़े थे जो कि भाषण नहीं देना है, ज़्यादा मेहनत का काम, ज़्यादा भाग दौड़, मार्केट में जाना, ये वो पढ़ा तो था हमने, वो नहीं करना चाहिए जी। जी गुरुजी। गुरुजी अक्ष पे तो अलग चीज है वैसे तो, लेकिन यदि हम स्नेहन और संवेदन करवाते हैं ना तो भी शरीर की प्रकृति और सामर्थ्य वैसा नहीं रहता है, उस समय भी परिवर्तन आ जाता है, तो उस समय भी मेहनत नहीं करनी चाहिए वैसे। ये वैसे तो उसमें लिखा है, लेकिन मैंने अनुभव भी किया है इस तरह से। ये जब हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेशनल क्रिया है जी, तो ऑपरेशन के टाइम में कौन मेहनत करता है जी, तो वही नियम यहाँ पे अप्लाई कर लो जी। तो जो हाँ जी बोलो। ये दूध खाओ और अपना अच्छे से मेहनत करते हैं या खेलते हैं तो उसमें मतलब ये पच जाता है, तो इसीलिए पूछ रहे थे ना जी। नहीं भाई, ये आपकी ऑपरेशनल की क्रिया है और वो सामान्य जीवन जी रहे हो, जब आप अच्छे से दूध घी खा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो उसमें और इसमें फर्क है। ठीक है जी गुरुजी। तो चिकित्सा के फल इसमें कहा गया है जी, इस प्रकार आहार अभ्यंग उपटन आदि करने के बाद मनुष्य को सुख मिलने लगता है। उसके सभी प्रकार के पित्त है, जो पाचक पित्त है, भ्राजक पित्त है, रंजक पित्त है, आलोचक पित्त है। पाचक पित्त हमारी पाचक अग्नि है जी, और भ्राजक पित्त हमारी त्वचा के ऊपर है जी। रंजक पित्त हमारा खून निर्माण करने का काम करता है। आलोचक पित्त हमारी आंखों के अंदर है। साधक पित्त हमारे हृदय के अंदर है। तो ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा जी, अगर हमने तरीके से शोधन चिकित्सा करी है, बाद में ये संसर्जन क्रम का पालन किया है। बुद्धि वर्ण इंद्रियों में निर्मलता आ जाएगी, रति शक्ति अच्छी हो जाएगी, दीर्घायु होगा शरीर, और ये सब लाभ मिलेंगे जी। अब आगे पढ़ दो जी, आगंतुज रोग। आगंतुक रोग भूतावेश विष स्थावर जंगम गर प्रयोग वायु बाहरी अति शीत अथवा अति उष्ण के स्पर्श अग्नि द्वारा जलने क्षत घाव लगने भग अभिघात चोट श्रम आदि कारणों से अथवा काम क्रोध भय शोक आदि के कारण से जो रोग हो जाते हैं उन्हें आगंतुक रोग कहते हैं। तो एक है जी रोग, शारीरिक रोग, जो शरीर से पैदा हुए हैं, शरीर में वात पित्त कफ का, धातुओं का या मल आदि का असंतुलन बिगड़ने के कारण। और दूसरा है आगंतुज, अचानक बाहर से आपके ऊपर किसी ने किसी शस्त्र से हमला कर दिया है, या कोई एक्सीडेंट में चोट लग गई है, या किसी जहरीले जीव आदि ने काट लिया है, तो ये हो गए आगंतुज रोग। इनकी जैसे संप्राप्ति बनी है उसके अनुसार चिकित्सा होगी जी। अगला पढ़ो जी, निज आगंतुज रोगों का निरोध एवं शमन। आज इस अध्याय को खत्म करेंगे जी, पढ़ो जी जल्दी से। निज आगंतुज रोगों का निरोध एवं शमन। ऊपर कहे गए निज तथा आगंतुज रोग उत्पन्न ही न हो, और यदि उत्पन्न हो गए हों तो उनकी शांति के लिए संक्षेप में ये चिकित्सा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। प्रज्ञा अपराधों के परित्याग, श्रोत्र आदि ज्ञान इंद्रियों को अपने वश में रखना। मेरे रात दिन कैसे बीत रहे हैं इस बात का ध्यान रखना। देश काल शरीर एवं मन का ठीक ठीक ज्ञान रखना तथा सदाचार के अनुसार व्यवहार करना। अथर्ववेद में जो शांति कही गई है इसका प्रयोग करें। वर्तमान में जो प्रतिकूल ग्रह हो उनका जप पूजा पाठ होम बलिदान आदि करें या करावें, तथा भूत आदि का स्पर्श न करने का प्रयत्न करें। ये उपाय अलग अलग कह दिए गए हैं। ठीक है जी, अपना अवलोकन करना है हर रोज। अगर हम ऐसा करेंगे, इतना हमारे पास समय है, अवलोकन करने का समय है, तो फिर खाने का बनाने का भी समय होगा, बनाने का समय तो खाने का भी समय होगा। जब खाना अच्छे से खुले ठीक बर्तन में बन रहा है, आदर्श बर्तन में ठीक समय पे खाया जा रहा है, तो बीमारियां भी नहीं आएगी जी। अब पढ़ो जी पेज नंबर 62 का पहला श्लोक।
शोधन योग्य ऋतुएं। शोधन योग्य ऋतुएं। शीत हेमंत ऋतु में जिस कफ कफ दोष का संचय होता है उसका शोधन वसंत ऋतु में करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में जिस वात दोष का संचय होता है उसका शोधन प्रावृट ऋतु में करना चाहिए और वर्षा ऋतु में जिस पित्त दोष का संचय होता है उसका संशोधन शरद ऋतु में करना चाहिए। ऐसा करता हुआ मानव नर नारी कभी भी ऋतुओं के कुप्रभाव से होने वाले रोगों से रोगी नहीं हो पाता। देखो कितना सुंदर दिया गया है जी, कितना सुंदर दिया गया है। हेमंत और शिशिर ऋतु में जिस दोष का संचय हुआ है उसका वो वसंत ऋतु में शोधन कर दो जी। अगर वो शोधन के योग्य है तो ही शोधन करो, नहीं तो समन से ठीक होने वाला है, समन कर दो जी। ग्रीष्म ऋतु में जिस वात दोष का संचय हुआ है तो उसका शोधन वर्षा ऋतु में कर दो जी। और वर्षा ऋतु में जिस पित्त का संचय हुआ उसका शोधन शरद ऋतु में कर दो जी। ऐसा करता हुआ नर नारी कभी भी ऋतुओं के प्रभाव से होने वाले रोगों से रोगी नहीं हो पाता। देखो इसमें 2-3 चीजें हैं जी। एक तो हम ऋतुचर्या का पालन करेंगे, बीमारी नहीं पड़ेंगे। दूसरा, अगर पालन नहीं किया है तो एक ऑप्शन और है हमारे पास कि जब प्रकोप हो रहा है उस समय पे हम दोषों को, समन की जरूरत है तो समन कर लो, शोधन की जरूरत है तो शोधन कर लो जी। लेकिन अगर उस समय दबाने वाली चिकित्सा ले लिए तो बड़ी बीमारियां होगी जी। तो ये है, इतना ज्ञान जिस व्यक्ति को हो गया है कि किस ऋतु में किस दोष का संचय होता है, किस ऋतु में प्रकोप होता है, और संचय कर लिया है, अगर एक गलती कर ली है तो एक मौका और है प्रकोप काल में उसको समन या शोधन से जो उचित चिकित्सा है वो करके ठीक कर लो। अगर वहाँ दबाने वाली लेगी चिकित्सा ले ली तो बड़ी बीमारियां होगी ही। तो इस तरह से ज्ञानवान व्यक्ति सुखी रह सकता है, बीमारियों से बच सकता है जी। अब पढ़ो जी, स्वस्थ रहने के उपाय। स्वस्थ रहने के उपाय। सदा हितकर आहार विहार का सेवन करने वाला मानव नर नारी किसी भी कार्य को भली भांति देखकर करने वाला, नेत्र आदि ज्ञान इंद्रियों के विषयों में आसक्त न रहने वाला, सदा सत पात्रों को दान देने वाला, सभी प्राणियों को अपने समान समझने वाला, सत्य भाषणशील, क्षमा सहन करने वाला तथा आप्तजनों की सेवा करने वाला सदा निरोगी रहता है। इसको बोलते हैं जी आचार रसायन। अगर आप इस तरह का आहार विहार है आपका तो आप सदा सुखी रहेंगे। इस चिकित्सा को, इस शास्त्र को इतना डीपली पढ़ना है जी। इसको इतना डीपली पढ़ के हर एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को बिल्कुल डीप बुद्धि से सोचते हुए ऐसे चिकित्सा करनी है जी किसी भी रोगी की, जैसे हम अपने बच्चे को या अपने परिजन की चिकित्सा कर रहे हो, इतना लगन के साथ चिकित्सा करनी है। तो इसके लिए हमने डीपली इसको पढ़ना पड़ेगा, गहन स्वाध्याय करना पड़ेगा जी, ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करना पड़ेगा। जितना स्वाध्याय कर पाओगे, एक ये अध्याय पढ़ा है, इससे हमने क्या पढ़ा जी कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, हमने कौन सी गलतियां नहीं करनी है, फिर हमारे रोगी क्या गलतियां करके आएंगे, किसी रोगी की कोई चिकित्सा करनी है तो क्या हेतु बन सकती है। तो जितना ज़्यादा हमारा गहन अध्ययन होगा उतना ही हम कंफर्टेबली चिकित्सा कर सकेंगे, और इस भाव से अगर हम चिकित्सा करेंगे तो हर रोगी को ठीक कर पाएंगे या उसको सही चिकित्सा के लिए गाइड जरूर कर पाएंगे जी। इसका वक्तव्य और पढ़ दो जी, बड़ा अच्छा है। जी गुरुजी। वक्तव्य है, उक्त 35 तथा 36 दोनों पद्य चरक से लिए गए हैं। देखें चरक संहिता। आप्तोप से भी ये आप्त क्यों कहे जाते हैं और इनकी सेवा करने से क्या लाभ होते हैं, इन विषयों को जानने के लिए आप प्रस्तुत संदर्भों को देखें। इस प्रसंग में एक और पद्य संग्रहणीय, मननीय एवं पठनीय है, उसे हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। मति वर्च है, कर्म सुख सुखानुबंधम, सत्यम विधेयम विशदा च बुद्धि, अर्थात जिसकी बुद्धि, वाणी तथा कर्म ऐसे हों जिनका फल सुखद हो, जिसका मन अपने वश में हो, जिसके विचार स्वच्छ हो, जो ज्ञानी हो, तपस्वी हो और जिसकी तत्परता योग कर्मशु कौशलम वश में हो, जिसके विचार स्वच्छ हो, जो ज्ञानी हो, तपस्वी हो, जिसकी तत्परता योग कर्मशु कौशलम हो, उसे शारीरिक, मानसिक एवं आगंतुक रोग कभी पीड़ित नहीं करते। ऐसा मानव सदा सुखी रहता है।
तो देखो जी आज के टाइम में क्या हो रहा है, बीमार पड़ते ही डॉक्टर दवाइयाँ शुरू हो जाती है, इसलिए तो रोगी ठीक नहीं हो पाते जी। बीमार क्यों पड़े हैं ना उसके ऊपर डॉक्टर बात करता है ना उसके ऊपर रोगी बात करता है। तो इसमें कहा गया है सदा हितकर आहार विहार का सेवन करने वाला मानव किसी भी कार्य को भलीभांति देख के करते हैं। नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियों के विषयों में आसक्त न रहने वाला, सही जगह पे दान करने वाला, सभी प्राणियों को अपने समान समझने वाला, सत्य भाषणशील, क्षमा करने वाला, आपजनों की सेवा करने वाला, सभी निरोगी रहना है। यानी मजे से खुश से रहना है जी, बिल्कुल उस पे चलना है जी, सात्विकता पे चलना है, तो कोई रोग नहीं आएगा जी शरीर में। तो ये एक और अच्छा सा हमारा अध्याय कंप्लीट हुआ जी। तो तीसरा अध्याय कंप्लीट, चौथा कंप्लीट है। अब हम पहला अध्याय पढ़ेंगे जी। तो अब किसी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं, नहीं फिर आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे जी। यह अध्याय कैसा लगा जी आप सभी को? बहुत बढ़िया लगा जी गुरु जी, गजब हो गया जी। गुरु जी हाँ जी, ये नेत्रोस याद जैसे अपना ग्रहण हटने के बाद बना सकते हैं जी आज? गुरुदर्शन जी बताएंगे जी। गुरु दर्शन जी बताइए थोड़ा। हाँ जी हाँ जी। देख लीजिए ग्रहण आज क्या सवाल है गुरु जी इनका? देखिए भाई मेरा सवाल था कि जैसे ग्रहण हटेगा भी बना सकते हैं क्या? ग्रहण तो देखिए 1 बजे के रात्रि से शुरू है और सूतक लगा हुआ है, तो उसकी वजह से 9 घंटे पहले मान लिया जाता है। तो 9 घंटे पहले ग्रहण लगना शुरू हो गया मान लीजिए। तो उसमें आपको नहीं मतलब ये कंप्लीट होने के बाद किस टाइम पे होलेगा उसके बाद बना सकते हैं कि नहीं, ये पूछ रहा था जी। क्या बनाना है? नेत्र औषधि वो शरद पूर्णिमा की रात को बनाते हैं, तो वो नेत्रों के लिए बहुत अच्छा फायदा करती है जी। चश्मे तो कटा देती है 1.5 से 2 साल के अंदर। तो फिर तो मतलब आज के दिन में ही बनाना जरूरी, तो अगले दिन तो फिर खत्म हो जाएगी शरद ऋतु, मुझे तो लगता फिर। हाँ जी, वो गोमूत्र आप लेकर के ना, सुबह जैसे गोमूत्र है ना, तो सुबह का गोमूत्र आप इकट्ठा कर सकते हैं। और कल जो है इसको ग्रहण तो खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ सुबह का 2 बजे खत्म हो जाएगा रात्रि में। हाँ जी, सुबह का आप इकट्ठा कर सकते हैं और अगले दिन कल 9-10 बजे रात को आप चढ़ा सकते हैं एक ताम्र पात्र में। गुरु जी ये ग्रह आदि का जल को दोष लगता है क्या? आपकी आवाज कट रही है अनुपम जी। हाँ जी गुरु जी, ये ग्रहण आदि का भी दोष कुछ लगता है या नहीं लगता गुरु जी? गुरुदर्शन जी और संजय जी बताओ। ना गुरुदर्शन जी से नहीं जानना चाह रहा जी, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ गुरु जी। आपने ये भ्राता जी प्रभाव होता है तो वही दोष होते हैं, है ना। दोष नहीं मतलब प्रभाव होता है ना, औषधियों पे अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है ना। जैसे आज शरद पूर्णिमा है तो आज का अच्छा प्रभाव पड़ेगा सारी औषधियों पे जो पुष्य आदि नक्षत्र होते हैं। अच्छे पूर्णिमा का समुद्र पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या सवाल है विक्की जी आपका? पूर्णिमा पे समुद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका नहीं पता है जी मुझे। इसका गुरु जी ये है कि जल का जो केंद्र है ना जी, वो चंद्रमा है। जैसे अग्नि का जो केंद्र है वो सूर्य है जी। तो जैसे ही चंद्रमा जितना बड़ा होगा उतना ही जल को आकर्षित करता है, फिर वो जल अपने केंद्र की तरफ जाने का प्रयास करता है, उतना ही ऊंचा उठता है, फिर वो ऊंचा उठ जाता है गुरुजी समुद्र आज के दिन में। जैसे कोई भी वस्तु अपने केंद्र की तरफ जाने का प्रयास करती है, उसी तरह से जल भी जो है अपने केंद्र की तरफ जो है वो जाने के लिए ललायित रहता है। वो उसमें फिर वो पूरे ज्वार भाटाएं उठती रहती है जी। जैसे जैसे वो यानी कि अंधेर लगती रहेगी वैसे वैसे वो शांत होता चला जाएगा। जैसे अग्नि की लो कहीं भी जलाएंगे तो वो निरंतर ऊपर ही उठती है, चाहे कैसी अग्नि हो कहीं भी जलाएंगे तो, क्योंकि वो सूर्य उसका केंद्र है तो वो ऊपर उठती है। तो समुद्र का जल गुरुजी काफी हद तक ऊंचा उठ जाता है। आज समुद्र का जल नहीं ऊपर उठता, लहरें ऊंची होती चली जाती हैं, जैसे पूर्णिमा नदी करती है, मतलब की प्रकोप माना जाता है।
हाँ मतलब बात तो प्रभु जी वही हो गई, हाँ हाँ, ठीक है ठीक। जल ऊपर उठ गया या लहरें, लहरें तो फिर नीचे जल को ही तो ऊपर खींचना ना। सुनो जी, सुनो सुनो, संजय जी तो देखते होगे ना जी। हाँ मैं बात वही, आप अगर चार्ट भी देखोगे ना लहरों का, तो डेट वाइज आपको लहरों की हाइट बकायदा लिखी आती है कि इतनी इतनी हाइट की लहरें उठेंगी लहरें भी हर एक बीच पे। हाँ वो है ना जी, जैसे बीच है ना, जैसे वासी में जाओगे आप हाँ तो वहां तो 8-10 फीट का पूरा पानी भर जाता है ऊपर तक का पूरा, ये हाँ हाँ हाँ, वही द्वार का वैसे ही होता है। पूरा भरा हुआ और ऊपर तक। काफी जगहों पे तो आसपास के एरिया खाली करा लिए जाते हैं एक डेट पे, मतलब कि पूर्णिमा के हिसाब से ना, और बहुत लोग अलग भी रहते हैं उन क्षेत्रों से उस दिन के लिए, आज के दिन के लिए। हाँ, वो स्पेशली मछुआरे वगैरह थोड़ा अवॉइड करते हैं उस दिन। पाटिल जी आपकी क्लास ठीक चल रही है? पाटिल जी, पाटिल जी का सवाल रहता था, नहीं है पाटिल जी अभी कि, हाँ कर लो जी, कर लो कर लो जी। कर लो विक्की जी। गुरुजी मैं कक्षा में देर से आया आज ना, 20-25 मिनट। और कोई साथी कर दो जी। कि जी आपको वीडियो सुनना पड़ेगा फिर अब। तो गुरुजी, हाँ जी वो तो जरूर, गुरुजी ये आज का वीडियो कल सुबह जरूर दे देना। दे देंगे जी। हाँ, और जो अगर कोई वीडियो रह रहा हो तो वो दिन में कर देना बाद में। कर देंगे जी। गुरुजी पाटिल सर नहीं है ग्रुप में। ठीक है जी, क्योंकि इनका सवाल रहता था पाटिल जी का कि हम सीक्वेंस से कब पढ़ेंगे। अब सीक्वेंस से पढ़ेंगे जी शास्त्र को। तो सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो लंबा समय लगेगा जी। क्या सभी साथी रेडी है लंबे समय तक पढ़ने के लिए? सारे तैयार है जी गुरुजी, लेकिन यूं है गुरुजी, ये जो पहले पढ़ लिया ये भी तो दोबारा पढ़ेंगे ना जी, फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा वो। अब वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है जी। ना पढ़ते चले जाएंगे जी, उसी में मजा आएगा जी, और ज्यादा समझ में आएगा, खुल जाएगा। तो जी तो पढ़ना ही चाहिए जी वो तो। हाँ, जितना रिपीटेशन होगा ना, एक्चुअली कुछ ना कुछ रह जाता है और उतनी एक्सपर्टीज भी आएगी। तीसरा अध्याय का हमने एक भी श्लोक नहीं छोड़ा है जी, चौथे का भी एक भी नहीं छोड़ा है। तो अब स्वाध्याय करोगे तो आपका भी कुछ भी नहीं बचना चाहिए जी, और इसको हर एक एंगल से पढ़ना है, तो उतना अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और ज़्यादा आपकी बुद्धि ये भी देखेगी कि किस रोगी में हमने क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। गुरुजी शोधन तो हो ही जाएगा, अभी संजय जी का भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, दूसरे बाकी साथी भी जो समर्थ है उनको कर लेना चाहिए। उसके बाद आपसे गुरुजी एक प्रार्थना है कि ऐसी कोई औषधि बताएं आप कि जिससे बुद्धि ऐसी प्रखर हो जाए कि एक ही बार पढ़ने की जरूरत पड़े, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। ऐसी औषधि का आप हमारे को मार्गदर्शन करें ताकि बुद्धि हमारी ऐसी हो जाएगी। ऐसा है संजय जी, जितनी बार पढ़ेंगे ना, जितनी बार उतना ही हर दिन हर रोगी हर समय आपको सिखा के जाएगा। ये ना सोचो कि एक बार पढ़ते ही हम बस दोबारा किताब ही ना उठानी पड़े। हर दिन सिखा के जाएगा, हर दिन। आज आप लोग इस स्थिति पे हो, अब आगे साल 2 साल बाद 3 साल 5 साल बाद अलग स्थिति पे होंगे जी। तो ऐसा नहीं है कि बस आपने एक बार कर लिया हो गया। जितना बार बार पढ़ोगे, एक चीज़ को कई कई एंगल से करोगे, कई कई तरीके से करने का आपको आइडिया लगेगा जी। ये आदत बनाओ अब कि अधिक से अधिक स्वाध्याय करते रहे हम। भाई इतना है गुरुजी, ऐसी कोई बुद्धि ऐसी हो जाए ना कि लोप ना हो, ऐसी तो होगा ना गुरुजी, कौन को तो ऐसा होगा जी। 62 अनुपम जी, 62 नंबर पेज आपने पढ़ा होगा ना। देखो, शोधन योग्य ऋतुएं और साथ में स्वस्थ रहने के उपाय, ये 2 काम कर लो आप, बुद्धि अपने आप तीक्ष्ण हो जाएगी। नहीं ऐसा है ना जी, वो तो हो ही जाएगी, वो तो लिख रखा है इन्होंने। लेकिन हो जाएगी। और भी कोई विशेष ऐसा कोई योग हो तो उससे भी और ज्यादा लाभ मिलेगा ना जी। है जी अनुपम जी, मैं बताऊंगा। अनुपम जी हम भी स्टडी के चक्कर में रहते हैं लगे। गुरुजी अभी बताएंगे बाद में। है जी, जो आयुर्वेद में भी है, और सबसे बड़ी बात है ये अथर्ववेद में भी है, और इससे भी बड़ी ग्रंथ अगर बात करें तो योग दर्शन में भी है जी। तो ये तीनों